हम ड्रामा के स्टार्टिंग में देखते हैं कि कंपनी का सीईओ पहली बार अपनी कंपनी में आता है तो उसे एक लड़की खड़ी हुई मिलती है जो कि ड्रामा की फीमेल लीड होती है। अब यहाँ इंटरव्यू के लिए आई होती है जो सीईओ से पूछती है कि हम तो कल मिले थे ना। अच्छा बताओ, इस कंपनी में इंटरव्यू किस फ्लोर में हो रहा है। वह बोलता है सभी फ्लोर में, और वहाँ से चला जाता है। उसे देखकर लगता है वह नहीं जानता कि ये लड़की उससे कभी मिली हुई थी। और हमारी फीमेल लीड कहती है कि ये इतना रूड क्यों है। फिर वह फ्रंट डेस्क पर जाकर पूछती है कि इंटरव्यू किस फ्लोर में हो रहा है। वह बोलती है आजकल कोई भी इंटरव्यू देने चला आता है बिना अपना चेहरा आईने में देखे हुए। वह कहती है मैंने इंटरव्यू का नोटिस पाया है इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। तब वह कहती है कि 15th फ्लोर में है, और वह इंटरव्यू के लिए वहाँ से चली जा रही होती है। तब भी वह उसे पीछे से बोल रही होती है कि तो वह मन में कहती है कि अभी भी तुम्हें किसी के लुक को और फिगर को देखकर इंटरव्यू लेना है। सेल्स पोजीशन देनी है क्या, और क्या। चली जाती है। वह जैसे ही एलिवेटर में जाती है और अपना रिज्यूम देख रही होती है तो वह अपना अपीयरेंस देखकर शॉक्ड होती है क्योंकि वह चेंज हो चुका होता है। और जब एलिवेटर से बाहर निकलती है तो वहाँ एक से बढ़कर एक सुंदर लड़कियाँ होती हैं जिन्हें देखकर वह कंफ्यूज होती है और कहती है कि आज आजकल सेल्स पोजीशन के लिए कंपटीशन इतना ज़्यादा भयानक हो गया है क्या। तभी एक लड़की उसके पास आकर कहती है कि तुम वैसे भी इतनी ओल्ड हो और तुम अभी भी इंटरव्यू देने के लिए आई हो, हमसे कम्पीट करना चाहती हो। तुम्हें लगता है कि तुम हमसे जीत पाओगी। हम यहाँ की कंपनी की चेयरमैन को देखते हैं जो कि अभी भी बोल रही होती हैं हमें किसी कैपेबल इंसान की ज़रूरत है जो कि अपीयरेंस और अपना लुक देख कर आती हों, उन्हें नहीं। हमें अच्छे लोग चाहिए जो कि काम करने के लिए आते हों। और इधर हमारी फीमेल लीड उन गर्ल्स से फाइट कर रही होती है, और वे जब भी उसे थप्पड़ मारने के लिए जाती हैं, चेयरमैन वहाँ पर आकर उसे रोक देती हैं और कहती हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या कर रही हो तुम दोनों। लड़की उन्हें नहीं जान रही होती है और बदतमीजी से कहती है कि एक 70-80 साल की एक और ग्रैंड माँ आ गई। ये देखो, सेन ग्रुप डिक्लाइन हो रहा है क्या। मेरे डैड यहाँ के मैनेजर हैं और ये जॉब तो मुझे ही मिलेगी। वह कहती है कि तुम इन दोनों को की इन्फॉर्मेशन निकालो और इसके डैड के साथ इसे भी फायर करो, हमें इनकी ज़रूरत नहीं है। तब वह परेशान होती है और कहती है तुम हो कौन। वह बताती है कि मैं यहाँ की चेयरपर्सन हूँ, और वह माफ़ी मांगने लगती है और उसे वहाँ से निकाल दिया जाता है। और वह हमारी फीमेल लीड को कहती है कि तुम्हें यहाँ पे हम रेगुलर एम्प्लॉय के रूप में रख रहे हैं और तुम्हें हायर किया जाता है, तुम जाकर कॉन्ट्रैक्ट साइन करो। और वह खुश हो जाती है और वे कहती हैं कि मुबारक हो, तुम मेरे बेटे की पर्सनल सेक्रेटरी बन गई हो। वह कहती है क्या, पर्सनल सेक्रेटरी, लेकिन मैंने तो सेल्स डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई किया था, मैं सेक्रेटरी कैसे बन गई। और वह शॉक्ड होकर वहाँ से चली जाती है। हम देखते हैं कि जब वह वर्किंग एरिया में आती है तो यहाँ हम एक लड़की को बहुत ही सस्पिशियस देखते हैं। तभी एक एम्प्लॉय कहती है कि हमारे कंप्यूटर में वायरस आ गया है। तब कज़न कहती है कि तुम तो सीईओ की पर्सनल सेक्रेटरी हो ना, तुम तो कंप्यूटर फिक्स करना जानती ही होगी, तो क्यों ना कंप्यूटर फिक्स करो। और वह फिक्स करने लग जाती है। तब सभी उसे मॉक करने लगते हैं कि कुछ इधर उधर मत कर देना। और फिर हम देखते हैं कि उसे सब कुछ आ रहा होता है और वह जल्दी से कंप्यूटर फिक्स कर भी देती है। तब सभी कहते हैं कि ये तो वायरस हैंडल करना इतना आसान नहीं है, तुमने कैसे किया। तब वह कहती है डायरेक्टर शेन, मैंने तो वायरस फिक्स कर भी दिया लेकिन आप बहुत खुश नहीं दिख रही हैं। वह कहती है तुम मुझे स्लेंडर कर रही हो। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर कंपनी के सीईओ आ जाते हैं और कज़न कहती है कि ये आपकी सेक्रेटरी है, और आते ही इसने वायरस ला दिया। और तभी पता चलता है कि एक और लड़की है जिसने ये सब काम किया है। जैसे ही वह डायरेक्टर शेन को देखती है वह माफ़ी मांगने लगती है और कहती है कि मुझसे गलती हो गई। डायरेक्टर शेन जल्दी से उसे थप्पड़ मार देती है क्योंकि वो सारा किया धरा इसी का था, लेकिन वो किसी और को ब्लेम करना चाहती थी। वह लड़की भी कह देती है कि ये जो नई लड़की आई है इसी के कहने पर मैंने ये सब किया है, इसने मुझे कल रात को ही ये सब करने के लिए कहा था। उसने कहा तुम्हारे पास कुछ तो सबूत होगा, कुछ तो दिखाओ, ऐसे कैसे तुम मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रही हो। डायरेक्टर शेन भी उसी की पक्ष लेने लगती है और कहती है हाँ, तुम ऐसे कैसे वायरस फिक्स कर सकती हो जब तुम उसे जानती ही नहीं हो। तुम आते ही सब कुछ ठीक कर रही हो, लेकिन ये सब तुम्हारा ही किया धरा है, हम ये सब जानते हैं। तभी वह जाकर एक मेमोरी कार्ड उठाती है और कहती है कि हम इसमें अगर फिंगरप्रिंट चेक करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि किसने किसने किया है। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो आगे भी जाकर बिजनेस सीक्रेट लीक हो सकते हैं और कंपनी बहुत ही लॉस में जा सकती है। क्यों ना हम पुलिस को कॉल करें। तभी मैनेजर शन कहती है कि नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, इससे कंपनी की रेपुटेशन खराब होगी। वह कहती है कि तुम रेपुटेशन की चिंता कर रही हो या फिर अपने आप को बचाना चाहती हो। तभी सीईओ कहता है कि ये सब काम यहीं पे ख़त्म करो, आगे बढ़ाना नहीं चाहते। और वह मैनेजर शन को कहता है कि तुम चाहती हो कि ये काम आगे बढ़ाया जाए। वह भी जानता है कि ये सारा किया धरा इसी लड़की का है, इसलिए वहाँ से चला जाता है। और हम देखते हैं कि डेकोरेशन बहुत ही गुस्सा हो रही होती है। फिर हम देखते हैं न्यू सेक्रेटरी रात के टाइम भी ओवरटाइम कर रही होती है। तभी वहाँ पर सीईओ आ जाता है और वह देखता है कि ये इतनी हार्ड वर्किंग है, मुझे इतना एक्सपेक्ट नहीं था। वह सोच रही होती है कि मैं ऐसे दिखते हुए तो घर नहीं जा सकती हूँ, मुझे रात भर यहीं रहना होगा, और यहीं रहने की प्लानिंग कर रही होती है। तभी सीईओ बोलता है कि यहाँ इलेक्ट्रिसिटी बिल बहुत एक्सपेंसिव है और जाकर लाइट बंद कर देता है और कहता है कि तुम अगर घर नहीं जाना चाहती तो मेरे साथ चल सकती हो, बहाना नहीं बनाना।
हमारे कंपनी की रेपुटेशन ख़राब होगी कि हम बहुत ज़्यादा काम करवाते हैं। वह सोच रहा होता है कि इसके पास घर ही नहीं है, इसलिए यहाँ रुकने का बहाना बना रही हो। वह कहता है कि मैंने तुम्हें ओवर टाइम नहीं दिया है, इसलिए चलो यहाँ से और मेरे घर चलो। और दोनों ही एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं कि वह बोलता है कि चलो मेरे घर चलो, यहाँ बहाना बना के रुकने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप को इम्प्रूव करो और काम जल्दी ख़त्म किया करो, और अब चलो यहाँ से। और अब घर जाने का बहाना करके ओवर टाइम मत करना, कंपनी की रेपुटेशन ख़राब होती है, अब चलो। फिर हम देखते हैं कि वह उसके घर पर जाती है और वह नोटिस करती है कि वह अभी फिर से चेंज हो चुकी है। और वह सोचती है अब मैं बाहर कैसे निकलूंगी, यहाँ तो सीईओ का घर है। और सीईओ जब भी अंदर आता है वह उसे देखता है, वह जल्दी से बाहर निकल जाता है क्योंकि वह कपड़े चेंज कर रही होती है। और वह उससे माफ़ी मांगता है। फिर वह सोचती है मैं क्या करूँ, ये तो मुझे देख लिया, अब मैं क्या करूँ। फिर सोचती है कि नहीं, इसने तो कुछ पूछा नहीं, क्या ऐसा तो नहीं कि ये फेस को पहचानता ही नहीं है, इसे कोई ना कोई प्रॉब्लम है। और वह कहती है कि नहीं, मुझे पीरियड आ गए, अंदर मत आना। वह कहता है कि तुम्हें अगर डे ऑफ चाहिए तो बताओ। तो वह बोलती है नहीं ठीक है, मेरे पास सिचुएशन है, मैं बाहर नहीं आ सकती, यहाँ से चले जाओ। वह बोलता नहीं, मैं अंदर आ रहा हूँ। और वह अंदर आ जाता है और वह उसे देख लेता है। पर फिर भी अगर कुछ नहीं बोलता तो वह फिर भी सस्पिशियस होती है कि इसको हुआ क्या है, यह तो कुछ बोल ही नहीं रहा, इसे देखकर नहीं लग रहा कि इसे कुछ भी मेरे चेहरे को लेकर कोई भी प्रॉब्लम है। तभी वह उसे ध्यान से देखता है और बोलता तुम्हें तो बस पिंपल हुए हैं और तुम बहाने मार रही हो। वह यह देखकर शॉक्ड हो जाती है, क्या यह फेस ब्लाइंड है क्या। तब हम मैनेजर शेन को देखते हैं कि वह यहाँ इनके ऊपर नज़र रख रही होती है और पार्किंग लॉट में देखती है कि ये क्या हुआ, ये लड़की तो कोई और है, मैंने तो मिडिल एज वुमेन को देखा था इसके घर जाते हुए। और तभी सीईओ उसे कहता है कि तुम आखिर में एक लड़की हो, तुम्हारी रेपुटेशन के लिए अच्छा नहीं होगा कि तुम मेरे साथ जाओ, इसलिए उतर जाओ तुम। फिर वह नोटिस करती है कि वह हर किसी को उसके बैज से पहचानता है, फेस से नहीं। और वह सोचने लगती है इसको फेस ब्लाइंड है क्या या नहीं है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। और वह मन में ऐसे ही सोचते हुए शॉक्ड रहती है। हम नोटिस करते हैं कि उसके दिमाग में कोई ना कोई तरकीब चल रही होती है और वह कुछ ना कुछ प्लानिंग कर रही होती है। फिर हम देखते हैं कि उसके ऑफिस में जाकर, वह अपने सीईओ के ऑफिस में जाकर वहाँ पे छानबीन करने लगती है। और हम उसे देखते हैं कि एक सेफ़ मिलता है, उस सेफ़ में वह पासवर्ड डालने का ट्राई करती है, बार बार वह पासवर्ड फेल हो जा रहा होता है। फिर वह सोचती है कि मैं क्या डालूँ इसमें, क्या हो सकता है, क्या मेरा बर्थडे हो सकता है। और वह सोचती है कि मैं अपना बर्थडे डेट डाल कर देखती हूँ। और वह डालती है और वह ओपन हो जाता है, वह बहुत ही खुश हो जाती है और सोचती है कि ये क्या। फिर हम देखते हैं कि उसके अंदर एक डायरी मिलती है, वह उस डायरी को देखने लगती है, उसमें देखती है कि कुछ लिखा हुआ है। और कुछ टाइम तक वह डायरी देखने लगती है और हम देखते हैं कि वह बहुत ही शॉक्ड दिखती है। और वह सोचती है कि ये क्या, इसे तो एमनीसिया है कि यह एक दिन पहले ही क्या हुआ था वह चीज़ें याद नहीं रख पाता है, इसीलिए हम सबको आईडी पहनने के लिए कहता है ताकि लोगों की पहचान की जा सके। तभी हम देखते हैं कि पीछे से सीईओ आ जाता है और बोलता है कि ये क्या, तुम्हें पता चल गया, तुमने बिना किसी से पूछे ऐसे कैसे किसी की प्राइवेसी को लीक किया, तुम्हें पता है इसके लिए जेल हो सकती है। तभी उसकी कज़न वहाँ पर आ जाती है और वह वहाँ टेबल के नीचे छुप जाती है। वह सोच रही होती है कि मैंने यहाँ पर आते हुए देखा था एक औरत को, लेकिन वह गई कहाँ, अगर मैं उसे पकड़ लूँ तो यहाँ पर सीईओ की पोजीशन मेरी हो सकती है। और हम देखते हैं कि हमारी फीमेल जो कि टेबल के नीचे छुपी हुई थी, वह पकड़ी जाती है, लेकिन तब तक उसकी अपीयरेंस ओल्ड वीमेन में चेंज हो चुकी होती है। और वह जैसे ही बाहर निकलती है, ये सोचती है कि ये क्या, ये लड़की नहीं, मैंने तो इसके लवर को अंदर आते हुए देखा था। क्या, लेकिन तुम दोनों अफेयर कर रहे हो, ये यहाँ पर क्या कर रही है। और ऐसे ही चिल्लाते हुए बाहर भाग जाती है और कहती है नहीं, सीईओ की पोजीशन तो अब मेरी ही होगी। और जल्दी से कंप्लेन करने के लिए चेयरमैन के पास जाती है। हम देखते हैं कि सीईओ उसकी तरफ घूर कर देख रहा होता है क्योंकि इसके पहले कोई और लड़की थी। वह बोलता है कि क्या तुम एक्सप्लेनेशन डिजर्व करती हो। वह कहती है कि मैं तो तुम्हारी सेक्रेटरी हूँ, लेकिन वह कहता है कि नहीं, मुझे तो जहाँ तक याद है कि मेरी सेक्रेटरी 20 साल की है और तुम कितने की हो। और उसके बहुत ही नज़दीक आ जाता है, उसे घूरने लगता है। वह सोचती है अगर मैं इस डायरी को डिस्ट्रॉय कर दूं तो ये कभी पता नहीं लगा पाएगा कि इसकी सेक्रेटरी कौन थी और कैसी दिखती थी। और वह छीनने लगते हैं एक दूसरे से। और तभी हम देखते हैं कि मैनेजर वहाँ पर चेयरपर्सन को लेकर जल्दी से अंदर आ जाती है और वह छुप जाती है। वह कहती है कि मैंने क्लियरली यहाँ पर एक लड़की को देखा था और वो गई कहाँ, यहाँ पर इसकी सेक्रेटरी थी, इन दोनों का अफेयर चल रहा है। वह बोलता है नहीं, ये मेरा ऑफिस है, तुम ऐसे ही कहीं भी इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकती हो। और हम देखते हैं कि सेक्रेटरी बाहर से तभी से आ जाती है। वह कहती है तुम बाहर कैसे, तुम तो अभी अंदर थे। वह कहती है कि इसमें भी तो कोई गलत नहीं है अगर मैं उनके ऑफिस में होती हूँ, क्योंकि मैं तो उनकी सेक्रेटरी हूँ, मेरा यहाँ अंदर आना जाना लगा ही रहता है। चेयरपर्सन डायरेक्टर को ही डांटती हैं और वहाँ से चली जाती हैं। डायरेक्टर सेन भी वहाँ से घूरते हुए बाहर निकल जाती है। और फिर हम देखते हैं कि ये सोच रही होती है कि फिर से मेरी इन्वेस्टिगेशन होने वाली है। सीईओ बोलता है कि तुम मेरी सिचुएशन जानती हो और तुम सोचती हो कि यहाँ से बाहर निकल सकती हो, ये सब जानते हुए। वह बोलती है कि नहीं बॉस, ये अच्छी बात है कि एक एनिमी के होते हुए एक और फ्रेंड को बना लेना ज़्यादा बेटर होता है। हो सकता है मैं कभी आपके काम आ सकूं। तब वह उसे एक कॉन्ट्रैक्ट देता है साइन करने के लिए।
बोलते मैं आपसे बड़ी हूँ और आप इतना तो विश्वास कीजिए। कहता है चुपचाप साइन करो। और तुम हो कितने साल की? वो बोलती है मैं अपने 30s में हूँ। फिर बोलती है नहीं मैं 40s में हूँ, मैं 50s में हूँ। वह बोलता है तुम्हारी रियल एज क्या है? वो बोलती है जो भी हो। और फिर हम देखते हैं कि वह कॉन्ट्रैक्ट को लेकर जल्दी से साइन कर देती है और फिर कहती है नहीं आप चिंता मत कीजिए, मैं आपकी सेक्रेटरी ही हूँ, मैं आपको धोखा नहीं दूंगी। और फिर हम देखते हैं कि एक एम्प्लॉय वहाँ पर आकर बताती है कि सर डायरेक्टर ये आपसे मिलने आए हैं। वह कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि उसे कुछ भी याद ही नहीं है कि डायरेक्टर ये है कौन। हम देखते हैं कि मैनेजर भी यहाँ पर खुश हो रही होती है कि ये प्रोजेक्ट फेल हो जाए जब यह यहाँ पर बूढ़ी सेक्रेटरी को देखेगा तो। और जैसे ही सेक्रेटरी अंदर जाती है वह उसे गलत तरीके से छूने लग जाता है और कहता है ये क्या शेन ग्रुप में स्टाफ कम है क्या? तुम जैसी बूढ़ी औरत क्वालिफाइड है मुझसे बात करने के लिए? तभी वहाँ पर सीईओ आता है और वह कहता है कि डायरेक्टर शेन ये क्या तुम ऐसे ट्रीट करते हो गेस्ट को कि तुम एक मेड को भेज रहे हो मुझे सर्व करने के लिए? वह बोलती है अपना मुंह ठीक से देखो। वह बोलता है क्या तुम मुझे लेक्चर दे रही हो? और उसे मारने जाता है तभी वह पकड़ लेता है और बोलता है कि यह मेरी सेक्रेटरी है। अब वह कहती है कि डायरेक्टर जी आपके शेयर होल्डर्स आपके बारे में क्या सोचेंगे कि आप एक छोटे से टॉन्टम की वजह से ये प्रोजेक्ट कैंसिल करना चाहते हो। आप तो बहुत ही स्मार्ट पर्सन है, मुझे नहीं लगता कि मुझे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत है। वह बोलता है हाँ तुम बहुत शार्प टंग हो लेकिन ये और बोलता है हाँ मुझे गलत फहमी हो गई। तभी वहाँ पर चेरिया मैन आती हैं और उसे धन्यवाद देने लगती हैं कि हाँ तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है, मैंने तुम्हें गलत चूज नहीं किया था। तभी डायरेक्टर शेन कहते हैं कि तुमने ऐसे कैसे मना लिया मैनेजरी को, हमें भी तो बताओ, हम भी तो जाने, हम भी तो तुमसे सीखें कि तुमने ऐसे कैसे मनाया है। तब सीईओ कहते हैं मेरी पर्सनल सेक्रेटरी अगर उसे इतना भी नहीं आएगा तो फिर वो किस काम की है। और फिर हम देखते हैं कि वह बाहर निकलती है और खुश हो रही है कि मैं बहुत ही जल्दी चेंज हो गई हूँ। और फिर हम देखते हैं कि उसका डैड फिर से गैम्बलिंग कर रहा था और उसने फिर से पैसे उधार किए हैं। और वह कहता है कि इन दोनों औरतों के साथ तुम जैसा चाहो वैसे कर सकते हो, जैसे चाहो वैसे खेल सकते हो। और वैसे ही बदतमीजी कर रहे होते हैं। हम देखते हैं कि डायरेक्टर शेन ने इनके ऊपर नज़र रखी होती है और वह इनकी वीडियो बना रही होती है प्रूफ के लिए ताकि वो कंपनी से इन्हें बाहर निकाल सके। और तभी सेक्रेटरी उसे बाइट कर लेती है क्योंकि वो उसे मार रहे होते हैं। तब उसका फादर बोलता है कि नहीं इसे इतना मत मारो, तब ये पैसे हमारे लिए कमा कर कैसे लाएगी। फिर वो वहाँ से चले जाते हैं और हम दूसरे दिन उसे कंपनी में देखते हैं जो कि बहुत ही परेशान होकर बैठी होती है कि वह पैसे कहाँ से लेके आएगी। तभी उसका बॉस वहाँ पर आता है और बोलता है तुम अभी भी यहाँ पर क्या कर रही हो? वह कहती है कि तुम मुझे फिर से भूल गए, बस तुम्हें मेरा नाम याद है, माई यूनशिन। कहती है कि तुम भी मुझे बहुत बुरा समझते हो है ना? तो वो बोलता है हाँ, तुम्हें ना कुछ भी बिना बोले चली गई थी, तुम छोटी सी परेशानी भी नहीं झेल सकती हो। फिर हम देखते हैं कि गेट पर डायरेक्टर शेन आ जाती है, उसे रोकता है तो वह कहती है मुझे पता है तुम्हारी सेक्रेटरी अंदर है, देखो मेरे पास वीडियो है, उसे उसके पास बहुत सारे डेट कलेक्टर आए हुए हैं, उसका रिलेशनशिप उनके साथ प्योर नहीं है। वह जैसे ही ये सुनता है वह जल्दी से गुस्से में अंदर जाता है और उसे डांटने लगता है कि तुम्हारा किसी के साथ कोई भी रिश्ता हो, कोई भी तुम्हारे ऊपर कारण हो, लेकिन हम ऐसे लोगों को अपनी कंपनी में नहीं रख सकते। वह बोलती है हाँ तुम्हें भी जानकर मैंने बहुत बड़ी गलती की। और फिर हम देखते हैं कि डायरेक्टर सेन फिर से वहाँ पर आ जाती है और बोलती है कि अरे सेक्रेटरी यहाँ पर क्या कर रही हो? पर वह अपना मुंह छुपा रही होती है क्योंकि वह फिर से चेंज हो चुकी होती है। वह बोलती है अरे मुंह मत छिपाओ, मैंने तुम्हें देखा है, तुम उसकी लिटिल स्वीट हार्ट हो ना, मैंने तुम्हारी पिक्चर्स भी बनाई हैं। सीईओ और उसकी सेक्रेटरी ने मिलकर तुम्हें बहुत अच्छे से छिपाया है लेकिन मैंने तो तुम्हें ढूंढ ही लिया ना। अच्छा तो तुम वही सेक्रेटरी हो, लेकिन नहीं तुम वो नहीं हो, तुम उसी की सिस्टर हो क्योंकि तुम दोनों एक साथ दिखती हो और एक जैसी दिखती हो। नो वंडर वो बहुत अच्छे से तुम्हें छिपा रही है और तुम्हारे लिए बहुत ही प्रोटेक्टिव हो रही है, तुम दोनों एक ही बोट में हो। तो उसकी मॉम का कॉल आता है जो कि बोलती है यहाँ पर कुछ हो गया है, जल्दी से वापस आओ। और हम देखते हैं कि सीईओ ये सारी बातें सुन रहा होता है, जैसे ही उसे देखता है उसे रोकता है और उसका हाथ पकड़ लेता है और वह देखने लगता है और शॉक्ड हो जाता है। जैसे ही वो उसका हाथ पकड़ता है देखते ही देखते वो अपने आप ही चेंज होने लगती है और एक ओल्ड वुमन बन जाती है। वह बोलता है तुम मेरी सेक्रेटरी हो या तुम हो कौन? तुम बोलती है माफ़ करना मुझे कुछ काम है, मैं यहाँ से जल्दी निकलना चाहती हूँ। और वह वहाँ से चली जाती है भागते हुए। और हम उसके घर पर देखते हैं जहाँ पर उसके डैड के डेट कलेक्टर फिर से आए हुए थे और सारी चीज़ें खराब कर रहे होते हैं। और तभी वहाँ पर वो पहुँच जाती है और उन्हें रोकती है। वह बोलता है ओल्ड वुमन तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और तुम्हें क्या करना है यहाँ पर? मौत से डरती नहीं हो क्या? और वह उसे बुरा भला बोल रहे होते हैं और एक तभी उसे डंडे से मारने जाता है और तब हम देखते हैं कि एक और डंडा आकर उससे लगता है और वह हम देखते हैं कि सीईओ वहाँ पर आया हुआ होता है जो कि उसका पीछा कर रहा था। और सीईओ वहाँ पर आकर बोलता है मैं हूँ शेनशिनी। वह बोलता है कौन? तुम शेनशिनी हो? तुम शेन ग्रुप के सीईओ हो या वहाँ के चेयरमैन हो? वो लोग उसे देखकर बहुत ही भयभीत हो रहे होते हैं और वह वहाँ से चिल्लाता है और वहाँ से भाग जाता है। सीईओ बोलता है अब तुम मुझे दिखने नहीं चाहिए यहाँ पे और वो वहाँ से चले जाते हैं। तब उसकी नज़र सेक्रेटरी पे पड़ती है जो कि बहुत ही डरी हुई होती है और वह बोलता है तुमने मुझे डिसीव क्यों किया? वह बोलती है मैंने तुम्हें डिसीव नहीं किया है, पर मेरे ऊपर बिजली गिर गई थी जिसकी वजह से ऐसा हुआ है, जिसकी वजह से मेरी अपीयरेंस अपने आप ही चेंज हो जाती है, मेरे जीन्स चेंज हो चुके हैं, पता नहीं क्यों। उसकी माँ बोलती है मैं तुम दोनों को जानती नहीं हूँ लेकिन तुम मेरी हेल्प क्यों कर रहे हो?
जैसे ही सीईओ उसे बताने जाता है कि तुम्हारी बेटी है, वह रोक देती है और कहती है कि नहीं, उन्हें मत बताना। वह बोलती है कि मैं आपको आज से बहन बुलाऊंगी, मैं माँ आपकी बेटी की बहन हूँ, मैं आपकी हेल्प करने के लिए हूँ। वह बोलती है कि हाँ, मेरी बेटी की बहन अगर तुम्हारे जैसी हो तो मैं बहुत ही चिंताजनक नहीं रहूंगी। और फिर दोनों अंदर ही जाती हैं और फिर वहाँ से जगह चेंज करने की तैयारी करने लग जाती हैं और सीईओ बाहर खड़ा होकर देखता रहता है। और हम देखते हैं डायरेक्टर शेन यहाँ पर इन दोनों की पिक्चर्स ले रही होती है सबूत के लिए, ताकि वह सीईओ की पोजीशन से उसे हटा सके। और फिर हम दूसरे दिन देखते हैं कि उसका डैड फिर से आता है और उस लड़की को धमकी देने लगता है कि तुम जानती हो मेरी बेटी को मिस्टर सेन पसंद करते हैं, वह मेरी बेटी के हस्बैंड हैं। तुम एक बूढ़ी औरत, तुम क्या मुझे बता रही हो, तुम मुझे लेक्चर दे रही हो। मेरी बेटी जो को जानती हो बहुत ही रिच हो चुकी है, मैं भी बहुत रिच होने वाला हूँ। और ऐसे ही करके बहुत ही बदतमीजी कर रहा होता है और वहाँ से नहीं जाता है और वह बहुत ही परेशान हो जाती है। बोलता है कि मैं अपनी बेटी को शेन फैमिली में बेचने वाला हूँ और वह बहुत रिच है, मुझे भी बहुत सारे पैसे देंगे और मैं बहुत बहुत अमीर हो जाऊंगा। उसकी माँ चिल्लाने लगती है कि वह तुम्हारी अपनी बेटी है, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो। वह बोलता है कि वो मेरी भी बेटी है और तुम्हारी ही गलती है, तुमने ऐसे पॉपेट को पैदा किया है कि पैसे ही नहीं कमा सकती है, लेकिन तुमने उसे छुपा कर कहाँ रखा है। उसे सामने लेके आओ, और उसे थप्पड़ मार देता है। और वह हम देखते हैं कि ओल्ड वीमेन फिर से उसके प्रोटेक्ट करने लगती है और बोलती है मैं तुम्हें मार दूंगी, नहीं तो यहाँ से चले जाओ। और इन दोनों में आपस में झगड़ा होने लग जाता है। और हम इधर सीईओ को देखते हैं जो कि अपनी कार में होते हैं और उसे कुछ मेमोरीज परेशान कर रही होती हैं, जैसे उसका कार एक्सीडेंट हुआ था। सामने देखते हैं कि एक ट्रक आकर उसकी गाड़ी में ठोंक देता है और एक बार फिर से उसका एक्सीडेंट हो जाता है। और हम देखते हैं कि ये सारा किया धरा किसी एक ही इंसान का था। पहले भी ये सब डायरेक्टर शेन ने करवाया था और वह इस बार फिर से आती है और उसका फ़ोन लेती है। एविडेंस में उसके सेक्रेटरी को फंसाने के लिए वह 3 लाख रुपए उसके फ़ोन से ट्रांसफ़र करती है और फ़ोन उसका वहीं पर रख कर वहाँ से चली जाती है। सारे प्रूफ ले जाकर चेयरमैन को दिखा रही होती है और वह वो चिल्ला रही होती हैं कि ये लड़की कहाँ गई है, मेरा बेटा कहाँ है, मुझे उन्हें देखना है। कि कैसी लड़की है जो कि मेरे बेटे को लेकर चली गई है। बताती है कि नहीं, उसने 3 लाख रुपए भी उसे ट्रांसफ़र किए हैं बिना किसी प्रूफ के। तब हम देखते हैं कि वो बहुत ही गुस्सा होकर वहाँ से जाती हैं और हम इधर देखते हैं कि इन दोनों का झगड़ा भी चल ही रहा होता है और वह उसकी डॉटर को मारने की कोशिश करता है और वो बहुत ही परेशान हो गई होती है। तभी वो अपनी डॉटर को धक्का देता है और उसके सर पर टेबल लगती है और वो वहाँ पर बेहोश होने लगती है और वह घबरा जाता है, बोलता है मैंने कुछ नहीं किया। हम देखते हैं कि इंजर्ड हालत में सीईओ वहाँ पर आता है और बोलता है मैंने तुम्हें वार्न किया था ना, तुम यहाँ पर फिर से कैसे आ गए। और फिर वो घबरा जाता है और वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाता है कि अब तुम्हारी डेट का इनसे कोई लेना देना नहीं होगा और फिर वहाँ से उसे भगा देता है। और फिर देखते हैं कि माइंशन बेहोश हो चुकी होती है और उन्हें हॉस्पिटल ले जाने के लिए बोलता है। और तभी हम देखते हैं कि उसकी अपीयरेंस वहाँ पर फिर से चेंज हो चुकी होती है और उसकी माँ घबरा जाती है देखकर और बोलती है तुम मेरी बेटी हो, कैसे, ये कैसे हो सकता है। और देखती ही रह जाती है, फिर लेकर उसे हॉस्पिटल की तरफ जाती है और वहाँ बहुत ही परेशान हो रही होती है। डॉक्टर को भी बोलती है प्लीज़ मेरी डॉटर को बचा लो। और फिर यहाँ पर एक्सीडेंट का सीन दिखाया जाता है जिसमें डायरेक्टर सेन नहीं चेयरमैन को लेकर वहाँ पर आई होती है और वह उसे दिखा रही होती है कि यहीं पर उनका एक्सीडेंट हुआ है। जब वहाँ पर सीईओ को नहीं देती है, वो परेशान हो जाती है और बोलती है कि ये क्या, मैं तो अब एक्सपोज हो जाऊंगी अगर वो मरा नहीं होगा तो। उसकी माँ बहुत परेशान हो रही होती है और बोलती है कि मेरा बेटा है कहाँ। वह बोलती है माइंसिन और उनके शेडी पीपल ने उन्हें लेके गए होंगे। उसकी माँ बोलते हैं चलो हम जल्दी से हॉस्पिटल चलते हैं, मुझे नहीं पता मेरा बेटा कहाँ है। और हम देखते हैं कि इधर उसको भी होश नहीं आ रहा होता है और वह कोमा में होती है। तभी हम देखते हैं कि उसे पता चलता है कि उसके ब्रेन में बहुत ज़्यादा इंजरी आई है, इसकी वजह से वो उठेगी या नहीं कुछ भी पता नहीं है। ये सब देखकर उसकी माँ बहुत परेशान होती है और उन्हें लग जाती है कि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ, अगर मैंने अपने हस्बैंड को डिवोर्स दिया होता तो उसे कुछ नहीं होता। तभी हम देखते हैं कि सीईओ की माँ वहाँ पर आ जाती हैं और बोलती हैं यही तुम्हारा रेट्रीब्यूशन है, मेरे बेटे के साथ इतना बुरा करने के लिए यही तुम्हें परिणाम मिलना चाहिए था। और फिर हम देखते हैं कि वो उसे बहुत ही ज़्यादा डांटती हैं और बोलती हैं कि हमारे पैसों के पीछे तुम पड़ी हो। वह बोलती है नहीं, मेरी बेटी ऐसी नहीं है। और इन दोनों की बातें आपस में होने लग जाती हैं। फिर हम देखते हैं कि वो अंदर देखने के लिए जाती हैं कि अंदर है कौन आखिर में। तब हम देखते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा बीमार होती है और वहाँ पर लेटी हुई होती है। और हम देखते हैं कि वो दोनों उसको देखकर परेशान होती हैं कि यहाँ पर ये कैसे हो सकती है, ये तो ओल्ड वुमन है, ये इसकी बेटी कैसे हो सकती है। तभी वहाँ पर सीईओ आ जाता है, बोलता है कि ये मेरी वजह से इस हालत में है। बताती है कि ये मेरे हस्बैंड का किया धरा है, बहुत सारे पैसे उधार लिए हैं और मेरी बेटी को पेट में ऑफ करने के लिए बोलता है मिस्टर सेन ने मुझे इसीलिए हेल्प की थी। तब वो बोलती है कि नहीं, तुम झूठ बोल रही हो। तब मेरा कज़न यहाँ पर क्या कर रहा है। वह बोलता है कि मैं बस देखने के लिए आया था कि मैंने जिसको पैसे दिए हैं वह सच में उस पैसे का सही यूज़ कर रहा है या नहीं, वही मैं देखने के लिए आया था। तभी हम देखते हैं कि सेक्रेटरी को होश आ जाता है और फिर ये सब बातें कर रहे होते हैं। फिर मैम बोलते हैं कि मैंने एक बहुत ही अच्छे इंसान को बुरा समझा क्या। डिप्रेशन फिर से उसे भड़काने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी कोई भी तरकीब यहाँ पर काम नहीं आ रही होती है। सीईओ बोलता है कि नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं किसी भी वीमेन को पसंद करने लगूं। तभी चेयरमैन बोलती हैं कि आप आज के बाद ये टॉपिक यहाँ पर नहीं आना चाहिए और वो वहाँ पर गुस्से में चली जाती हैं। और हम देखते हैं कि उसकी बेटी यहाँ पर जग गई होती है और उसकी माँ बहुत ही खुश होती है, बोलती है कि तुम जग गई।
और हम देखते हैं कि वह देखती है कि मेरी अपीयरेंस तो चेंज हो चुकी है, कहीं मेरी माँ ने मुझे पहचान तो नहीं लिया। वह मन ही मन सोचकर ये सब कुछ परेशान हो रही होती है और बोलती है कि किसी को पता तो नहीं चला ये क्या हुआ है। वे उसकी मॉम उठकर सीईओ का धन्यवाद करती हैं और बोलती हैं आपकी वजह से मेरी बेटी की जान बची, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। फिर हम देखते हैं कि उसकी माँ उसका बहुत ही ख्याल रख रही होती है और बोलती हैं कि ठीक है, मैं अब डैड को तुम्हारे डाइवोर्स देने के लिए तैयार हूँ। वह बोलती कि क्या सच में, आप सच में देने वाली हैं डाइवोर्स? फिर वह बोलती है कि मैं आगे फ्यूचर में जाकर क्या करूँगी, मुझे तो कुछ भी नहीं पता। और हम देखते हैं कि सीईओ भी उसके लिए बहुत सारा खाना लेकर आया होता है और बोलता है कि ये क्या, पता नहीं उसको ये खाना पसंद आएगा या नहीं, या इन दोनों की बातें सुनने लग जाता है। वह बोलती है हाँ, हम दोनों न्यू सिटी में मूव हो जाएंगे और हम दोनों वहाँ पर अच्छी लाइफ जिएंगे। तभी सीईओ गुस्से में अंदर आ जाता है और बोलता है क्या तुम ये शहर छोड़कर जाना चाहती हो? मैं तुम्हारे साथ अच्छा नहीं हूँ क्या? तुम मुझे छोड़ के जाना चाहती हो? वह बोलती है मिस्टर सेन, मैं आपकी सिर्फ एक सेक्रेटरी हूँ, आप मेरे साथ बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैं यहाँ पर हमेशा नहीं रह सकती हूँ, आपको मैं जाऊँगी तो कोई और मिल जाएगी। गुस्से में बोलता है ठीक है, जाओ यहाँ से। और वह वहाँ से गुस्से में खाना रख कर चला जाता है। और हम देखते हैं कि उसकी माँ बहुत ही परेशान हो रही होती है और उसे समझाती है कि मिस्टर सेन ने ही तुम्हारा ध्यान रखा है और उन्होंने जल्दी से इमरजेंसी ट्रीटमेंट करवाया है और तुम्हारा इलाज करवाया है ताकि तुम जल्दी ठीक हो पाई हो। तब हम देखते हैं कि वह दौड़ते हुए जाती है और मिस्टर सेन को गले लगा लेती है और हम देखते हैं कि दोनों एक दूसरे को देखते रह जाते हैं। और इधर डायरेक्टर सेन होती है जो कि इन पर नज़र रखी होती है और उनकी पिक्चर्स ले रही होती है और बोलती है कि अब तो एविडेंस मेरे पास प्रॉपर है। और हम देखते हैं कि इधर वह जल्दी से हटती है और बोलती है कि सीईओ, मुझसे गलती हो गई है। फिर हम देखते हैं कि जैसे ही वे कंपनी में आती है, चेयरमैन वहाँ पर उसका इंतजार कर रही होती है और बोलती है कि ये देखो, तुम्हारे तुम्हारे यहाँ बुलाने का कारण तो तुम जानती ही होगी। वह बोलती है कि नहीं, ये क्या हुआ, मुझे सच में ऐसी कोई आदत नहीं है। वो बोलती है हाँ, मैं जानती हूँ कि तुम्हारा ऐसा कोई इरादा नहीं है, तुम मेरे बेटे को पसंद नहीं करती हो, मैं तुम्हारी हेल्प चाहती हूँ एक काम में। वह परेशान हो जाती है, बोलती है क्या आप इन्वेस्टिगेट कराना चाहती हैं? बोलती है हाँ, मेरा बेटा आज सुरक्षित है, वो तुम्हारी वजह से, इसलिए मेरी उम्मीदों पर पानी मत फेरना। वो बोलती है हाँ ठीक है, आप बताइए मुझे क्या काम है। देखते हैं उन्होंने मोबाइल में जो पिक्चर दिखाई होती है, ये इसका 20 ईयर्स वाला रोल होता है। वह बोलती है कि तुम्हें मेरे बेटे पर नज़र रखनी होगी, मुझे इस औरत का पता लगाना है। वह बोलती है नहीं, मैंने ऐसी औरत को कभी नहीं देखा है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि आपको कोई भयभीत करने की कोशिश कर रहा हो। वह बोलती है नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। बोलती है अच्छा बताइए कि इस पिक्चर्स को किसने लाया है और जिसने भी लेके आया है वो क्या, इसके अलावा और किसी ने बताया आपको कि ये औरत उन्होंने कभी देखी है? हो सकता है कि ऐसी लड़की हो कोई जो कि आपका एडवेंचर लेने की कोशिश कर रही हो। बोलती है नहीं, बोलो क्या बोलना चाहती हो। बोलती है ऐसा हो सकता है ना कि जिसने आपको ये सूचना दी हो वही बार-बार इस औरत के बारे में ज़िक्र कर रहा हो, लेकिन कोई और नहीं। हो सकता है कि ये औरत उसी की प्लान का कोई हिस्सा हो सकती है, जो कि आपके बीच में डिस्कॉर्ड क्रिएट करना चाहती हो। आपको और आपके बेटे को अलग करना चाहती हो, इसलिए हो सकता है कि आपको ध्यान रखना पड़े। और हम देखते हैं कि जब वह घर जाती है, उसका डैड फिर से आया होता है और डाँट रहा होता है कि तुम मुझे डाइवोर्स देना चाहती हो, ऐसे कैसे? मैं तुम्हें डाइवोर्स नहीं दूँगा। वह बोलती है मिस्टर सेन का ड्राफ्ट क्या हुआ डाइवोर्स एग्रीमेंट है, तुम ऐसे कैसे डाइवोर्स नहीं दोगे? तो फिर उनकी लीगल टीम से तुम निपट सकते हो। वो बोलता है मैं तुम्हारी लाइफ वर्स देन डेथ बना दूँगा, लेकिन मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊँगा और ये पैसे तुम ही चुकाओगी और कोई नहीं। तभी डेट कलेक्टर्स वहाँ पर आ जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं कि मिस्टर सेन की नज़र में हम कैसे आ गए, अब तुम्हारा हम हाथ काटेंगे तुम्हारे पैसों की भरपाई करने के लिए। और फिर हम दूसरे दिन देखते हैं बहुत सारी मिडिल एज वीमेन वहाँ पर इकट्ठा होती हैं और अपने ह्यूमन राइट्स के लिए प्रोटेस्ट कर रही होती हैं। जैसे सेक्रेटरी वहाँ पर आती है, वो उसके ऊपर चिल्लाने लगती हैं कि तुम्हारी वजह से हम सबको फायर कर रहे हैं क्या? हम यहाँ पर कंपनी में बहुत टाइम से काम कर रहे हैं, लेकिन हमें मिडिल एज की वजह से कंपनी से फायर किया जा रहा है, लेकिन तुम्हें क्यों नहीं, तुम क्यों क्यों फायर नहीं हो रहे? तुम्हारी वजह से हम बाहर निकाले जा रहे हैं, हम, तुम हमसे बेटर कैसे हो, हम तो बहुत सालों से काम कर रहे हैं, तुम बैकडोर से आई हो क्या? और ऐसे ही करके बहुत ही उसे चिल्ला रहे होते हैं। सेक्रेटरी भी परेशान होती है क्योंकि वह अभी अभी आई होती है और उसे भी इनकी रिज़ाइन का कारण पता नहीं होता है कि इन्हें क्यों बिना बताए ही निकाल दिया गया है। फिर भी वह उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि आप चिंता मत करो, मैं आपके लिए सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन लेकर आऊँगी। वो बोलती है नहीं, तुम हमारी कंप्लेन करने के लिए जा रही हो। वो बोलती है नहीं, मैं कंप्लेन करने के लिए नहीं जा रही हूँ, मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा आंसर लेके आऊँगी कि तुम्हारी कोई गलती है या नहीं है। फिर भी वो उसकी बातें नहीं मान रही होती है, तो वह कहती है कि अगर मैं ऐसा नहीं कर पाई तो मैं यहाँ से खुद ही रिज़ाइन कर दूँगी। तभी वहाँ पर सीईओ आ जाता है और बोलता है कि मैं भी देखता हूँ कि तुम्हें फायर करने की किसकी हिम्मत है। तभी वो बताता है कि यहाँ पर सभी को ही डायरेक्टर शेन की बनाई हुई कंप्लेंट फाइल के आधार पर फायर किया गया है। तभी वो वहाँ पर आकर सफाई देने लगती है कि इन सबसे मुझे क्या लेना देना, तुमने फायर किया है। तभी वहाँ पर चेयरमैन आती हैं और बोलने लगती है कि यहाँ पर क्या हो रहा है बताओ, मैंने खुद ही अप्रूव किया है इन्हें फायर करने के लिए, क्योंकि ये, और फिर हमें पता चलता है कि ये सारी सिचुएशन डायरेक्टर शेन की क्रिएट की हुई है कि वो इन्हें फायर करके सारा ब्लेम सेक्रेटरी पर डाल सके। और तब सभी को पता चलता है कि यही इसी ने ही गलत रिपोर्ट बनाई है हमें फायर करने के लिए। और जब ये सारी बातें बाहर आती हैं तो फिर सारा ब्लेम सिक्योरिटी पर डालने लग जाती है।
तुम्हारे लिए एक टेस्ट रखा गया है, तुम क्वालिफाइड नहीं हो सेक्रेटरी बनने के लिए और उसी को चेक करने के लिए तुम्हारे लिए हम टेस्ट रख रहे हैं। और हमें पता चलता है कि ये सब किया धरा भी इसी का है। और सीईओ भी मजबूर होकर ये टेस्ट लेने के लिए कहता है, क्योंकि माई इंसिन की रियल एज और अभी की एज में बहुत ही डिफरेंस दिखता है, इसलिए ये सस्पिशियस होते हैं और ये सही भी है। चेयरमैन भी बोलती हैं, हम उसे ऐसे फायर नहीं कर सकते, ऐसे कोई भी गलत रीज़न नहीं है, इसलिए उसके लिए टेस्ट रखा गया होता है और उसी की बातें यहाँ पर चल रही होती हैं। और हम तब देखते हैं कि सेक्रेटरी वहाँ पर सबको वैलिड रीज़न देखती है, बताती है कि ये रिपोर्ट गलत बनाई गई है, इन सब की वजह से हमें बहुत सारा प्रॉफिट होता है और उसकी आर्ग्यूइंग इतनी अच्छी होती है कि वह फिर से हायर कर ली जाती है। बाकी एम्प्लॉय भी खुश हो जाते हैं क्योंकि उन्हें भी हायर कर लिया जाता है। हम देखते हैं कि डायरेक्टर गुस्सा होकर उसे मारने जाती है तो वह बताती है कि तुम्हें मैनेजमेंट लेवल भी नहीं आता है और तुम मुझे मारना चाहती हो। तुम्हें पता है कि मिडिल एज वीमेन आधा स्काई कवर कर सकती हैं एक हाथ से। तुम बहुत ही मिडिल एज वीमेन के बारे में बात करते हो, क्या हमारे चेयरमैन भी कैपेबल नहीं है ये सब काम करने के लिए? तुम्हें लगता है कि उन्हें भी बिस्तर पर जाकर अब लेटना चाहिए? वो ओल्ड हो चुकी हैं। वो बोलती है कि तुम मुझे स्लेंडर कर रही हो अब। और फिर बोलने को चेयरमैन, मैंने ये सब कुछ कंपनी की भलाई के लिए किया है, और फिर से ही आर्ग्यू करने लग जाती है। लेकिन चेयरमैन उसे फिर से बोलती हैं कि तुम्हारा धन्यवाद, तुम बहुत ही अच्छी सेक्रेटरी हो, मैंने तुम्हें गलत चूज़ नहीं किया है, फिर से अपना काम करो, तुम्हें हमने टेस्ट में पास कर दिया। और वह बहुत ही खुश हो जाती है। चेयरमैन देखते हैं कि वह अभी भी खुश नहीं होती है, तब वह उससे पूछती है कि क्या हुआ, क्या बात है, बताओ। सीईओ भी देखता है कि वह कुछ परेशान है तो पूछता है कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए। वह बोलती है कि मुझे बार बार टारगेट किया जाता है और बार बार मुझे स्लेंडर किया जाता है, हो सकता है कि मैं अपने आप को अगली बार क्लैरिफाई ना कर पाऊँ। तो फिर वह बोलती हैं कि ठीक है, आज के बाद तुम्हारे पर्सनल मैटर्स पे कोई भी सवाल नहीं उठाए जाएंगे, अब कुछ ठीक है। बोलती, मुझे बार बार बिना किसी मतलब के टारगेट किया जाता है कि नहीं, मैं कंपनी को अपनी मानती हूँ, मैं ऐसे किसी को टारगेट नहीं कर सकती। वो बोलती है, कंपनी को अपनी मानती हो या फिर कंपनी में ही रहना चाहती हो, या तुम खुद सीईओ बनना चाहती हो? चेयरमैन बोलती हैं, हाँ, मैंने इसे कुछ सर पे ज़्यादा चढ़ा रखा है, इसलिए मैं अब इसकी भी ताकत कम करने वाली हूँ। अब ठीक है, मैं तुम दोनों के बारे में और ज़्यादा कभी कुछ नहीं पूछूंगी। और फिर वहाँ से चली जाती हैं। डायरेक्टर सेन अभी भी चिल्ला रही होती है कि सेन फैमिली के अफेयर में तुम्हें इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है। और चेयरमैन उसे बहुत अच्छे से समझाती हैं कि अपनी कंपनी को अपना घर ही समझो, ठीक है। और फिर वहाँ पे चली जाती हैं। वह भी बहुत खुश हो जाती है और फिर मुड़ कर देखती है तो सीईओ उसी की तरफ देख रहा होता है। और वह सोचती है कि नहीं, मुझे ऐसे घूरना नहीं चाहिए, मैं अब मिडिल एज वुमेन हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता ऐसे करते हुए। और फिर दोनों ही संकोच में पड़ते हैं और वो वहाँ से आपस में परेशान होते हैं और जाने लगते हैं। और फिर हम देखते हैं जैसे ही वह बाथरूम में जाती है, एक क्लीनिंग लेडी आकर उसका मुंह बंद कर लेती है। वह परेशान हो जाती है, लेकिन वह बताती है कि मैं एक क्लीनर हूँ, परेशान नहीं हो, तुम बहुत ही वंडरफुल हो, तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है, हम भी मिडिल एज में हैं, हमें भी बताओ तो कि सेक्रेटरी कैसे बनना है, क्लीनर से सेक्रेटरी हम कैसे बन सकते हैं, हम तो बहुत सालों से काम कर रहे हैं, तुम हमें कुछ सीक्रेट बताओ, तुम कैसे सेक्रेटरी बनी। और यही सब पूछने के लिए वो परेशान कर रही होती है। वह बोलती है, मेरे पास ऐसी कोई ट्रिक्स नहीं है। वह बोलते, तुम मुझे बताना नहीं चाहती हो, जब तक तुम बताओगी नहीं यहाँ से जाने नहीं देती है। और वह उसे बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रही होती है। उसके बाद वो बहुत सारे क्लीनर को बुला लेती है। तभी वहाँ पर सीईओ आता है और सबको डाँट लगाता है और बोलता है कि मैं तुम सबको फायर कर रहा हूँ। वो बोलती है, क्या आप सबको फायर कर रहे हैं? वो बोलता है कि हाँ, ऐसे ब्लैक शिप को यहाँ पर रखने से कोई फ़ायदा नहीं है, जो इंसानों की तरह बिहेव करना नहीं जानते। और वो वहाँ से उसे लेकर चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि वह अपने कार में उसे ले जाकर ठीक से बैठाता है और खुद ही दरवाज़ा बंद करता है और फिर जाकर कार को चलाने लगता है। जैसे ही वह सीट बेल्ट लगाने के लिए जाता है, वह परेशान हो जाती है क्योंकि उसे लगता है कि वह कुछ और करने की कोशिश कर रहा है। और इसी में ही वह उसे गलती से धक्का दे देती है और उसके सर पर चोट लगने की वजह से वहीं पर बेहोश हो जाता है। वह परेशान होने लगती है और वैसे जैसे ही जगाने की कोशिश करती है, वह नहीं उठ रहा होता है। बार बार उसे जगाती है और फिर बोलती है, ये मैंने क्या कर दिया। और तेज से जब धक्का देती है तब वह जल्दी से उठ जाता है। वो बोलता है, तुम क्या कर रही हो, मुझे धक्का क्यों दे रही हो? तो बोलती, तुम ऐसे मिस्टीरियस बिहेव करते हो, हमारा स्पेशल रिलेशनशिप है, तुम फिर भी ऐसी हरकतें कर रहे हो। बोलता है, कौन सा स्पेशल रिलेशनशिप, हम दोनों प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी हैं, और क्या। वह परेशान होने जाती है। वो बोलती है, मेरी एज, मैं तो इस उम्र में यंग पीपल जैसे ऐसे ट्रिक्स भी नहीं प्ले कर सकती हूँ। तो वह उसे पास से आकर देखने लगता है। वो बोलता है, कौन प्ले कर रहा है, मैं। और फिर उसे सीट बेल्ट लगाने लगता है। वह सोचती है उसे किस करने के लिए आ रहा है, इसलिए अपना मुंह बनाती है। वो बोलता है, तुम ये क्या कर रही हो। और वह परेशान हो जाती है, बहुत ही ऑकवर्ड फील करती है। फिर हम देखते हैं कि वह सीट बेल्ट लगाता है और दोनों ही मॉल की तरफ जाते हैं। और जैसे मॉल में पहुंचते हैं तो वहाँ पर एक एम्प्लॉई जो कि बहुत ही बुरी तरह से उन्हें देखती और बुरा व्यवहार करती है, लेकिन जैसे ही ब्लैक कार्ड देखती है वह भी सीधे बात करने लग जाती है। तो वहाँ का मैनेजर आता है और बोलता है, ठीक है, मैं इसे अभी के अभी फायर कर रहा हूँ, मिस्टर सेन, आपको बताइए क्या चाहिए, मैं सब कुछ लेकर आता हूँ। और फिर जाकर उन्हें कपड़े दिखाने लगता है और बोलता है कि ठीक है, आपकी माँ तो बहुत ही वेल मेंटेन्ड है और बहुत ही बढ़िया दिख रही है हमारे लिए, हमारे पास इनके लिए कपड़े हैं। और वो दोनों ही बहुत ही ज़्यादा एम्बेरस फील करते हैं। ये देखते हुए मैनेजर सोचता है कि मैंने कुछ गलत कर दिया। वो बोलता है कि ठीक है, मैंने गलती कर दी, और अपने आप को थप्पड़ लगाने लग जाता है। वो बोलता है, अब मैं किसी से कुछ भी नहीं बोलूँगा। और वो बहुत ही एम्बैरेसिंग सिचुएशन होती है और दोनों ही वहाँ से चले जाते हैं।
फिर हम देखते हैं कि सीईओ जाकर 2 गाउन उठाकर लाता है और बोलता है इसे पहनो। वह बोलती है क्या? ये तो मेरे लिए सूटेबल नहीं है, ये यंग पीपल के लिए। वो बोलता है कि मैंने लिया है, जाके पहनो। वह बोलती है चेयरपर्सन के लिए क्या? वो बोलता है तुम्हें चैरिटी पार्टी में मेरे साथ मेरी फीमेल कंपेनियन बन के जाना है। वो बोलता है मेरा जाना वहाँ पर सही नहीं होगा, वहाँ तो यंग पीपल जाते हैं। वो बोलता है मेरी सिचुएशन तुम जानती हो, मुझे सब कुछ भूल जाता है, इसलिए तुम्हें जाना पड़ेगा। और हम देखते हैं कि वह जैसे ही गाउन पहनकर आती है तो फिर हम देखते हैं कि वो रेड गाउन में बहुत ही प्यारी लग रही होती है। बहुत ही एम्बैरेस भी फ़ील करती है क्योंकि वो यंग पीपल के लिए होती है और बहुत ही ज़्यादा एक्सपोज़िव होती है। वह पास जाकर उसे देखता है और अच्छे से सँभालने लगता है, बोलता है नॉट बैड। वो बोलती है हाँ, मैं तो बहुत ही यंग हूँ ना, इसलिए ज़्यादा अच्छी लग रही है। वो बोलता है नहीं, ये क्लोथ्स बहुत अच्छे लग रहे हैं, और वो गुस्से में अपना कर्टन बंद कर देती है और वह थोड़ा मुस्कुराता है। फिर वह बार-बार देखने लगती है अपने आप को, बोलती है कि हम दोनों कितना क्लोज़ थे, लेकिन नए-नए में अपने आप को देखकर बोलने लगती है कि मैं तो अभी 30 साल से ऊपर की हूँ, मैं 20s की नहीं हूँ, इसलिए मुझे अपने आप को ध्यान रखना होगा। और फिर देखते हैं कि उसकी अपीयरेंस फिर से चेंज होने लग जाती है और फिर से कांच में देखकर अपने आप को परेशान होती है, और वही ड्रेस जो कि अभी अभी उसके ऊपर अच्छी नहीं लग रही थी और बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही होती है, और वह उसके ऊपर बहुत ही लूज़ होती है। वह अपने आप को देखकर बहुत शॉक्ड होती है और फिर परेशान होने लग जाती है। फिर बोलती है कि मुझे चेंज करना चाहिए क्या? फिर सीईओ को बुलाते हैं कि थोड़ा, बोलती है कि ये देखिए मेरी ड्रेस ये बहुत ही ढीली हो रही है क्योंकि मैं बहुत ही जल्दी चेंज हो चुकी हूँ। वह फिर से देखने लग जाता है और जैसे ही देखता है वो बहुत ही शॉक्ड होता है और अपनी कोट उठाकर उसे उसको देने लगता है क्योंकि वो बहुत ही प्यारी लग रही होती है, इसलिए उसकी नज़रें उसके ऊपर से नहीं हट रही होती हैं और वह उसे पास लेकर आता है। फिर हम देखते हैं कि अभी भी मैनेजर वहाँ पर आ जाता है और वह भी देखता है, शॉक्ड होता है, लेकिन वो डर की वजह से कुछ बोलता नहीं। वह उसे बाहर जाने के लिए बोलता है, वह वहाँ से चला जाता है। वो बोलता है ठीक है, आप जो करना चाहो कर सकते हो, मैं जा रहा हूँ, किसी से नहीं बताऊँगा। होती है, मैं तो अब कहीं भी किसी भी रिवर में कूद जाऊँ लेकिन अपने नाम को क्लैरिफ़ाई नहीं कर सकती। फिर वह ऊपर से आती है, वह देखता ही रह जाता है कि उसके ऊपर वो ड्रेस कितनी भी अच्छी लग रही होती है। फिर हम देखते हैं कि वो दोनों ही पार्टी में जाने के लिए तैयार होते हैं। देखते हैं कि पार्टी में सभी लोग बातें कर रहे होते हैं कि उनकी सेक्रेटरी बहुत ही मिडिल एज्ड वीमेन है, इसलिए सब देखने के लिए इंतज़ार कर रहे होते हैं कि ऐसी लड़की है कौन? ये बहुत ही अमीर लोग होते हैं जो कि कुछ भी कर रहे होते हैं, लेकिन जब सभी उसकी अपीयरेंस को देखते हैं, सब देखते ही रह जाते हैं कि ये तो मिडिल एज वीमेन नहीं है, ये तो इसकी 20s में है और बहुत ही सुंदर है। सबकी नज़रें उसके ऊपर टिक जाती हैं, लेकिन वो बहुत ही परेशान होती है और बोलती है क्या मुझे वापस जाना चाहिए? वो बोलता है कि नहीं, तुम नहीं जाओगी, यहाँ पे बैंक्वेट कंप्लीट नहीं हुआ है। वो बोलती है कि नहीं, यहाँ पर हर कोई तुम्हारी सेक्रेटरी का इंतज़ार कर रहा है, लेकिन मैं कैसे जा सकती हूँ? मैं तो 20s में हूँ। वह फिर भी उसे कम्फर्ट करता है और बोलता है चलो तुम मेरी डांस डांस पार्टनर हो, और ले जाकर उसे टेबल पर बैठा देता है। और हम देखते हैं कि इधर डिक्रेशन भी आई होती है अपने फादर के साथ, और दोनों ही बातें कर रहे होते हैं और बताती है कि वो मिडिल एज वीमेन है, वह उसे देखने आया होता है। और फिर हम देखते हैं कि दोनों ही बहुत खुश होते हैं कि वो उसको लेकर आया होगा और यहाँ पर बहुत ही एम्बेरस्ड होगा। जैसे ही वो उसकी तरफ देखता है तो बोलता है कि माँ युनशिन क्या वही लड़की है? ये तो बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन तुमने कहा मिडिल एज वीमेन है, लेकिन ये तो बहुत ही प्रिटी लग रही है। वो बोलता है नहीं, ये बहुत ही फॉक्स स्पिरिट है, और वो भी देखती है तो परेशान होती है कि ये क्या है, ये तो अपने लवर को यहाँ पर लेकर आता है। और फिर हम देखते हैं कि उसकी अपीयरेंस फिर से चेंज हो रही होती है, जहाँ पर सीईओ उसका हाथ पकड़ता है और बोलता है ठीक है, यहाँ से जाओ, मैं तुम्हें कवर करूँगा। और वो जैसे ही अपना फेस छुपाकर वहाँ से भागने लगती है, हम देखते हैं डायरेक्टर शेन उसे रोकती है। सीईओ बोलता है कि रुक जाओ, उसकी आईलैशेस गिर गए हैं और वो उसे ठीक करने के लिए जा रही है। और हम देखते हैं कि वो वहाँ से जल्दी से भागती है और वह अपनी कज़न को रोकता है और बोलता है तुम मेरी आज डांस पार्टनर हो, ज़बरदस्ती उसे बिठा देता है। और हम देखते हैं उसका फादर उसका सेक्रेटरी का पीछा करते हुए जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि उसकी अपीयरेंस पूरी तरह से चेंज हो चुकी होती है और वह अंदर छुपकर सोच रही होती है कि अब मैं क्या करूँ, कैसे मैं बाहर निकलूँ। और जैसे ही वो बाहर जाती है, हम देखते हैं कि वो उसके फादर से टकरा जाती है और वह बोलता है कि ये ड्रेस तो उसकी है, लेकिन तुमने कैसे पहना हुआ है, तुम हो कौन? उसने उसकी ड्रेस तुमने क्यों पहनी हुई है? वह बताती है कि मैं उनकी सेक्रेटरी हूँ। बोलता है नहीं, तुम उसकी लिटिल लवर कहाँ गई? ये ड्रेस तो उसने पहनी हुई थी। वह बोलता है उसकी लिटिल लवर है कहाँ? वह बोलती है क्या लिटिल लवर, हमारा उसका कोई ऐसा रिश्ता नहीं है। वह बोलता है कि तुम तो ओल्ड वीमेन हो, तुम हो कौन? वह बताती है कि मैं उसकी सेक्रेटरी हूँ। बोलता है कि नहीं, तुम तो बहुत ज़्यादा हेट करती होगी, क्योंकि वह अपनी सेक्रेटरी जो कि बूढ़ी है इसलिए नहीं लेके आया, वह तो अपनी लवर को लेके आया था क्योंकि तुम बूढ़ी हो और वो बहुत ही ज़्यादा तुम्हारे ऊपर डाउन फील करता होगा। और फिर उसे भड़काने की कोशिश करता है ताकि वो उसकी बातों में आ जाए और उसका साथ देने लग जाए, उसके साथ कोऑपरेट करने के लिए। और बोलता है कि तुम्हारी फॉक्स स्पिरिट हम तो देख सकते हैं, हम कॉपरेशन के बारे में बात करें। तभी वह सीईओ देख लेता है कि ये दोनों कॉपरेट कर रहे हैं साथ में, और वह बहुत ही ज़्यादा जेलस फील करता है, वहाँ से चला जाता है। और हम देखते हैं कि ये उसे मिलाने की कोशिश कर रही होती है और बोलती है कि ठीक है, अगर तुम मुझे एक सीक्रेट बताओगे तो मैं तुम्हारी बात मानूंगी, ऐसे मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे सीक्रेट बताओ, कोई ऐसा सीक्रेट जो कि सिर्फ तुम जानते हो। और वह इसे बताने के लिए तैयार हो जाता है। हम देखते हैं कि वह फ़ोन अपने ऑन करती है और रिकॉर्डिंग कर रही होती है। तो जब तक तुम अपना सीक्रेट नहीं बताओगे तब तक मैं कॉपरेट नहीं करूँगी, क्योंकि तुम्हारे साथ कॉपरेट करने की वजह से खतरा है, अगर मैं कभी पकड़ी जाती हूँ तो फिर मैं क्या करूँगी, मेरे पास कोई सीक्रेट तो होना चाहिए। वो बोलता है कि अगर तुमने ये सीक्रेट किसी और को बताया तो मैं तुम्हें मार दूंगा, इसलिए उसे बोलता है कि शेन शिनये का मर्डर। तो वो बोलती है क्या? तो वो बोलता है ये क्या सिंसियरिटी इनफ है?
मैंने ही उसका एक्सीडेंट करवाया था। और वो दौड़ते हुए वहाँ से जाती है, उस चिन्नी को ढूंढने लगती है। सब देखते हैं और उसे उसके ऊपर हंस रहे होते हैं और बहुत ही गलत कमेंट कर रहे होते हैं। फिर वो दौड़कर सीईओ के पास आती है। हम देखते हैं कि सीईओ बहुत ही गुस्सा है और बोल रहा होता है कि जाओ तुम अपने डांस पार्टनर को ढूंढो ही। तो वो बोलता है तुम एंग्री किस लिए हो, मैं मुझे तुम्हें कुछ बताना है। पर वो वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि वो जब बाहर घूम रही होती है उसकी माँ उसे ढूंढ लेती है, क्योंकि उसकी माँ तो पहले से ही जानती है, लेकिन ये नहीं जानती कि उसकी माँ को उसकी सच्चाई पता चल चुकी है। वो बोलती है तुम मुझे मेरी डॉटर की तरह लग रही थी, इसलिए मैंने तुम्हें अपनी डॉटर के नाम से बुलाया। वो बोलती है ठीक है। और फिर दोनों ही बातें करती हैं। वो बोलती है कि नहीं, मिस्टर सेन ने मुझे मेरी बहुत हेल्प की है मेरा स्टोर लगाने में, और उन्होंने ही सारा इंतज़ाम किया है। फिर ये दोनों ही बहुत खुश होती हैं, अंदर देखने लग जाती हैं। वो बताती है कि हाँ, मिस्टर सेन ने तो बहुत अच्छा डिज़ाइन किया है, लेकिन वो अब शायद यहाँ का भी नहीं आएंगे। वह पूछती हैं कि क्या तुम दोनों का फिर से झगड़ा हुआ क्या। वो बोलती है कि हाँ। और फिर हम देखते हैं कि कंपनी में जाती है तो सभी बातें कर रहे होते हैं कि उसकी सेक्रेटरी को फायर कर दिया गया है। सभी की बातें सुनकर भी वह उनके पास आती है और बोलती है कि मैं अभी भी उनकी सेक्रेटरी हूँ, तुम ये क्या बातें कर रही हो। और फिर उन्हें डाँटती है कि जाओ के अपना काम करो, और फिर वो वहाँ से जाने लगती हैं। हम देखते हैं कि डायरेक्टर शेन वहाँ पर आ जाती है इनकी बातें सुनकर, और एक कागज़ लेकर आती है जिसमें कि उसकी फायर करने के लिए रेजिग्नेशन लेटर होता है। जब डायरेक्टर शेन आती है वो बोलती है कि तुम्हारा कितना बैड टेम्पर है, इसीलिए मेरा कज़न तुम्हें फायर करना चाहता है। वो बोलती है कि तुम जो बोल रही हो उस पे तुम्हें विश्वास है कि मुझे कोई फायर करना चाहता है। वो बोलती है कि हाँ, मैं तुम्हें दिखाती हूँ, और फिर भी विश्वास नहीं कर रही होती, उसे यकीन नहीं होता कि मुझे कोई फायर करेगा। और फिर हम देखते हैं कि वह बोलती है कि तुम मेरे डैड के पास क्या कर रही थी। बोलती है कि मेरे काम की वजह से तुम्हारा डैड इंप्रेस हो गया। तो वह बोलती है कि तुम मेरे डैड के बारे में ऐसे कैसे बात कर रही हो, तुम मेरे डैड को फंसाना चाहते हो। फिर मिस्टर सेन वहाँ पर आ जाते हैं और वो रेजिग्नेशन लेटर देखते हैं और फिर साइन कर देते हैं। बोलते हैं कि तुम्हें हम ऑफिशियली यहाँ से फायर कर रहे हैं। तो वह बोलती है इसमें मेरी क्या गलती है, तुम्हारा डैड मुझसे बहुत ज़्यादा फ्लर्ट कर रहा था और आगे से, और वो उससे थप्पड़ मार देती है। बोलती है कि मैंने तुम्हारे डैड को अच्छा सबक सिखाया है, तुम्हें यकीन नहीं है तो फिर बात कर लो उनसे। मैं बोलती है नहीं, तुम सिर्फ स्कैंडल बना रही हो। यो बोलता है हाँ, हमें ज़रूर ही बात करने की ज़रूरत है। और फिर उसके डैड को कॉल लगाने लगता है, और जैसे ही कॉल रिसीव करता है वह बोलता है कि हाँ, ये सेक्रेटरी बहुत ही बुरी है, अभी मैं हॉस्पिटल में हूँ, इसने मुझे बहुत ही गंदा सबक सिखाया है और बहुत ही रूथलेस सेक्रेटरी है। वह भी पूछकर शॉक्ड होता है कि ये क्या हुआ। और फिर हम देखते हैं कि दोनों ही वहाँ से चले जाते हैं, और डॉक्टर शेन फिर से बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होती है, क्योंकि उसका प्लान फिर से फ्लॉप हो चुका होता है, और बोलती है कि ये इस मिडिल एज वीमेन के चक्कर में मेरा फादर कैसे इसे प्यार कर सकता है, मैं उसके साथ अभी अकाउंट सेटल करती हूँ। और हम देखते हैं कि ये दोनों ही सीईओ की ऑफिस में आ जाते हैं, और फिर बोलता है कि तुम मेरी सेक्रेटरी अब से नहीं रही हो। पर वह पीछे खड़ी होती है। वो बोलती है कि मेरी अगर आप पूरी बात सुन लोगे तो मैं यहाँ से चली जाऊँगी। वो बोलता है कि सीधे बोलो और फिर यहाँ से तुरंत निकल जाना। वह बोलती है कि आपका जो कार एक्सीडेंट हुआ था वो एक्सीडेंट नहीं था, इसके फादर ने करवाया था, मेरे पास तो रिकॉर्डिंग भी है। वो बोलता है क्या। वह रिकॉर्डिंग सुनाने लग जाते हैं जिसमें वह खुद ही प्लानिंग कर रहा होता है कि उसका कार एक्सीडेंट मैंने ही किया था, और मुझे नहीं पता था कि वो वहाँ से भाग जाएगा। और ये सब सुनकर वो भी शॉक होता है। वो बोलती है कि मैं उसके साथ सिर्फ दिखावा कर रही थी, उसके साथ कॉपरेट करने का, बस मैं उसे बताना चाहती थी कि मैं उसकी साइड में हूँ, कि वह मुझे कुछ भी फेवर दे सके, कोई सीक्रेट बता सके। वह बोलता है कि अगर तुम ये सब जानती हो तो वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। वह बोलती है कि हाँ, आप भी मुझे यहाँ से जाने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है कोई बात नहीं, मैं उनके भी काम की नहीं हूँ और आपके भी नहीं, इसलिए मैं जा रही हूँ यहाँ से। तो बोलता है क्या। फिर वो उसे रोकने के लिए बोलता है कि ये देखो मेरे पास डायरी है, जिससे मुझे याद रहता है कि तुम हो कौन, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये डायरी तुम अपने हाथ से फाड़ के दिखाओ। उसे लगा नहीं था कि वो फाड़ देगी, लेकिन वो डायरी फाड़ देती है और बोलती है ठीक है, अब हमारा कोई भी रिश्ता नहीं है। और वो वहाँ से जाने की तैयारी कर ही रही होती है कि वो भी देखकर बहुत परेशान हो रहा है। बोलता है ठीक है, तुम फाड़ दो और फिर मेरे लिए कोई भी रिस्क लेने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है। वो बोलती है हाँ ठीक है। और फिर हम देखते हैं उसे फिर से एक कॉल आती है जो कि उसके डैड की होती है, जो कि बोल रहा होता है कि ठीक है, हम कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं। एक होटल में उसे बुलाता है। वो बोलती है कि मुझे एक होटल में बुला रहा है, हो सकता है कि मुझे कोई इन्फॉर्मेशन मिले, इसलिए मैं वहाँ से जाऊँगी, और 10 मिनट में अगर मैं वापस नहीं आई तो पुलिस को कॉल कर देना है। वह उसे समझा रहा होता है कि ये बहुत ही रिस्की है, इसलिए तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए। फिर हम देखते हैं कि वो वहाँ पर चली जाती है। जैसे ही अंदर जाती है वह बाथरूम में होता है और शराब लेकर खड़ा होता है, जिसमें उसने ड्रग मिलाई होती है। उसे शराब पीने के लिए बोलता है, और वह जैसे ही पी लेती है तो हम देखते हैं कि बहुत ही डिज़ी फील करने लगती है, और हम देखते हैं कि इसने यही प्लान बनाया हुआ था। जैसे ही वो डिज़ी फ़ील करती है, वो बोलती है कि मैंने ड्रिंकिंग कर ली है और बताओ क्या काम है? वह बोलता है कि ठीक है। पता नहीं था कि जो मिस्टर सेन किसी भी वुमेन को टच नहीं करता है, वो तुम्हारे साथ बहुत ही अच्छे से बिहेव करता है। बोलती है आपका ये इससे क्या मतलब है? और हम देखते हैं उसे चक्कर आने लगते हैं, और जैसे ही वो गिर जाती है वो उसके साथ वायलेट करने लगता है। बोलता है अगर हम कोऑपरेट करने वाले हैं तो तुम्हें कुछ तो सिंसियरिटी दिखानी चाहिए। और हम देखते हैं कि उधर सीईओ भी यहाँ पर आ रहा होता है, और ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल कर रही होती है। और हम देखते हैं कि दरवाजे पर कोई नॉक करते हुए जैसे ही दरवाज़ा खोलने के लिए जाता है, यहाँ पर उसकी अपीयरेंस फिर से चेंज होने लगती है, और पुलिस वहाँ पर आती है। जब देखती है कि यहाँ पर कोई माइनर है तो वो उसे चिल्लाने लगती है कि तुम ऐसे कैसे माइनर को ट्रैफिक कर रहे हो। और वो उसे देखते ही बहुत ही ज़्यादा चिल्लाने लगते हैं। बोलते हैं तुम अपने 40s में हो और ऐसे कैसे माइनर बच्ची को लेकर आए हो, क्योंकि वो बहुत ही छोटी
छोटी 8-10 साल की लड़की बन चुकी होती है और तभी वहाँ पर सीईओ आ जाता है और वो भी देखकर शॉक्ड होता है। वह बोलता है तुम्हें जेल जाना होगा और वह खुद भी शॉक्ड होता है। बोलता है नहीं, यहाँ पर माई युनशिन थी, ये लड़की नहीं थी, तुम मुझे रिसीव कर रहे हो। और वह खुद परेशान होता है कि ऐसा क्या हो गया है। और फिर हम देखते हैं कि उसे पुलिस वहाँ से जेल में लेकर चली जाती है और वह बोलता है कि अब तुम्हें जेल में ही जाकर अपने आप को रिफ्लेक्ट करना होगा। सीईओ वहाँ से उसको लेकर चला जाता है, वह उसे बाहर लेकर निकलता है और हम देखते हैं कि यहाँ पर डायरेक्टर शेन ने नज़र रखी होती है। जैसे ही वह अंदर जाकर देखती है कि माँ युनशिन कहाँ गई, वह बार बार देखती है और बोलती है कैसे कैसे हो सकता है। फिर जेल में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा होता है, बोल रहा होता है कि इन्होंने मुझे फंसाया है, ऐसा नहीं हो सकता है, वहाँ पर छोटी बच्ची नहीं थी, मैं बोल रहा हूँ कि वहाँ पर बड़ी लड़की थी। एक माँ युनशिन पुलिस ऑफिसर भी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा होता है, अभी भी बोलता है कि तुम अभी भी बातें कर रहे हो। वह बार बार कह रहा होता है कि मुझे फ्रेम किया गया है, वहाँ पर छोटी लड़की थी ही नहीं, माँ युनशिन ही छोटी लड़की है। वह बार बार समझाने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन वो बातें किसी को समझ में नहीं आ रही होती हैं और वह पुलिस भी बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है और उसे बोलती है कि तुम्हारे जैसा इंसान हमने आज तक कभी देखा ही नहीं। और वह खुद भी शर्मनाक फील करता है और उसकी बेटी वहाँ पर आती है और उससे पूछने लगती है कि यहाँ पर हुआ क्या है। मैं तो अपने कज़न के साथ अभी भी बैक कर रही हूँ लेकिन वो मेरी बातें नहीं मान रहे। वो बोल रहे हैं मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है, मैंने देखा था वहाँ पर माँ युनशिन थी और पता नहीं कहाँ से वो छोटी लड़की आ गई। मैंने जैसे ही उसको ड्रंक किया उसके बाद दरवाज़ा खोलने गया, यहाँ पर वो लड़की थी ही नहीं। वो बोलता है बेड पर जैसे कि किसी ने उसको छोटा कर दिया हो, देखते ही देखते वो छोटी बन गई। वह भी दोनों परेशान हो रहे थे। वो बोलती है मैं ठीक है, वो पता लगाने की कोशिश करते हैं। हम देखते हैं कि वो फिर से उसे मॉल लेकर आता है उसके छोटे कपड़े लेने के लिए और फिर सब देखकर उसे शॉक्ड होता है कि ये छोटी लड़की इसके साथ क्या कर रही है। वह बोलता है कि ये देखो, जाकर मॉल में कपड़े ले लो। और हम देखते हैं कि वहाँ पर फिर से डायरेक्टर शेन आती है लेकिन सिक्योरिटी गार्ड उसे अंदर आने नहीं दे रहे होते हैं। और फिर हम देखते हैं कि वो पूछती है माँ युनशिन कहाँ है, मैंने उसे अंदर आते हुए देखा है। वह बोलता है वो बीमार है और घर पे है। सिक्योरिटी गार्ड तभी उसे बाहर भगा देते हैं। फिर हम देखते हैं कि स्टोर मैनेजर उससे माफ़ी मांगती है और बोलती है कि अगर हम कोई गलती हुई तो माफ़ करना। और हम देखते हैं कि वह बाहर निकलती है और वह बोलती है कि ठीक है मुझे ड्रेस दिखाइए। वह बोलता है कि ये मेरी डॉटर है और मुझे इसके लिए ड्रेस चाहिए। वह फिर दोनों ही मुस्कुरा रहे होते हैं। स्टोर मैनेजर पूछती है कि आप इतने छोटे हैं और आपकी एक बेटी भी है और आपकी वाइफ भी होगी। वो बोलती है कि आप तो अच्छे से जानती हो कि कैसे किसी को प्रेज़ करना चाहिए, मैं इसकी बेटी नहीं हूँ। वह भी हँस रहा होता है कि ये देखो छोटी होने के बाद ये भी टॉन्ट्रम दिखा रही है। वह बोलता है कि ठीक है अब हमें मेन बिज़नेस में जाना चाहिए और हमारे लिए जो भी स्टोर में सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव क्लॉथ हो वो लेकर आओ। और हम देखते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव क्लॉथ लाते हैं। वह बोलती है कि कोई भी इतना ज़्यादा ड्रामा करने की ज़रूरत नहीं है, हमें नॉर्मल क्लॉथ दे दो। लेकिन वह अपने ब्लैक कार्ड निकालता है और बोलता है कि अब देखो और हमें जितने भी ड्रेस चाहिए दे दो। और वह हम देखते हैं कि नए ड्रेस खरीदती है और छोटी सी ड्रेस पहनकर बाहर निकलती है और हम देखते हैं कि बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही होती है। लेकिन सब स्टोर में बातें कर रहे होते हैं कि ये देखो अमीर पीपल कैसे खेलते हैं, इनकी तो बेटी भी हो गई, इतना कायोटिक होते हैं प्राइवेट में, हमें तो पता भी नहीं होता इनकी बेटी भी हो गई और हमें नहीं पता कि और कौन कौन होगा अभी। यूनशन बोलती है कि ये देखो तुम्हारे क्राइम कितने बढ़ रहे हैं, तुम्हारे बारे में लोग कितने बातें कर रहे हैं। वह बोलता है कि तुम तो मेरी बेटी की ही एज की हो लेकिन मैं माइनर में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ। और वो वहाँ से चली जाती है अपने ड्रेस चेंज करने के लिए और हम देखते हैं कि दोनों ही बहुत ही ज़्यादा प्यारे लग रहे होते हैं और वो वहाँ से अपने ड्रेस लेकर बाहर निकलता है। वो दोनों बाहर निकलते ही बातें कर रहे होते हैं। वह बोलती है कि मैं फिर से कैसे चेंज हो जाऊँगी, मुझे नहीं पता मैं फिर से कब चेंज होती हूँ। वह बोलता है कि ठीक है ऐसा करो कि हमारे जगह पे चलते हैं। वो बोलती है कि नहीं, मेन और वुमेन को फिजिकल कांटेक्ट नहीं होना चाहिए, हम दोनों पास में नहीं रह सकते। वो बोलता है कि मुझे माइनर्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हम देखते हैं कि उसकी माँ बाहर से ही निकल रही होती है और वह जैसे ही उसे देखती है वह भी धीरे धीरे अंदर आ जाती है। वो भी सोच रही होती है कि ये इतनी छोटी बच्ची है। वह उसे देख कर ही सोचने लगती है कि मेरी बेटी ऐसी ही दिखती थी जब छोटी थी। और वह उसे देखकर पहचान भी जाती है और वह बोलती है कि ये है कौन। मिस्टर सेन। मिस्टर सेन बताता है कि ये मेरे किसी दोस्त की बेटी है, कोई दूर की रिश्तेदार हो। और हमारे पास रहने के लिए जगह नहीं है इसलिए हमने इसे अपने पास रखा है। वह बोलती है कि ठीक है मेरे पास एक रूम खाली है, आप चाहो तो मैं इसको ले जा सकती हूँ। वो बोलता है ठीक है अगर आप उसे ध्यान रखना चाहें तो आप ले जा सकती हैं। हम देखते हैं कि वह परेशान हो रही होती है क्योंकि उसे एक्सपोजर का डर होता है, फिर भी वह उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। उसकी माँ भी बोलती है कि मुझे भी अकेला फ़ील होता है, अगर ये मेरे साथ चलेगी तो मुझे अच्छा लगेगा। वह बोलता है कि ठीक है तुम्हारी माँ को ऑलरेडी पता चल चुका है। वो बोलती है नहीं मुझे यकीन नहीं है। और हम देखते हैं कि डायरेक्टर सही ये सब कुछ रिकॉर्ड कर रही है तो उसे सब कुछ सच्चाई पता चल चुकी होती है कि ये वही है और बार-बार ट्रांसफ़ॉर्म हो जाती है। और हम देखते हैं कि वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और सिक्योरिटी गार्ड डायरेक्टर सिंह को वहाँ से बाहर भगाता है। कहते हैं वो अपने घर जाती है और अपनी माँ को के दिए हुए क्लोथ्स पहनती है जो कि उसी के ही बड़े 20s के क्लोथ्स होते हैं। कि माँ बोलती है ये मेरी बेटी की क्लोथ्स है, वो अभी घर में नहीं है, मैं उसे बहुत मिस करती हूँ, मेरी वजह से उसका बहुत नुकसान हुआ है, मैंने उसके डैड को डाइवोर्स नहीं दिया, उसकी वजह से उसने बहुत कुछ झेला है। वो बोलती है कि नहीं आपकी बेटी भी बहुत ज़्यादा खुश होगी क्योंकि आप बहुत ही अच्छी मॉम हो।
क्या मैं आपके साथ सो सकती हूँ, और दोनों ही सोफे पे एक साथ लेट जाती हैं। और हम देखते हैं कि डायरेक्टर शेन उसके ट्रांसफॉर्म होने का इंतज़ार करते हुए बाहर ही बैठी होती है, जहाँ उसे बहुत सारे मच्छर काट रहे होते हैं और सर्दी भी लग रही होती है। वो बोलती है कि आज मैं तुम्हें एविडेंस लेकर आऊँगी कि तुम ट्रांसफॉर्म होती हो, और पूरी रात वहाँ पर इंतज़ार करते। फिर हम देखते हैं कि वह सुबह तक में अपने आप ही वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है और फिर से ओल्ड वीमन बन जाती है, और सोफे में बन नहीं रहा था इसलिए वहाँ से गिर जाती है। देखते हैं कि सुबह वह जैसे ही बाहर निकलती है वह ओल्ड वीमेन बनी हुई होती है, और हम देखते हैं डायरेक्टर शेन उसे देख लेती है और पिक्चर्स क्लिक करती है, और वह बोलती है हाँ तो अब तो ट्रांसफॉर्म हो गई, मेरे पास एविडेंस भी है। और वो बहुत ही खुश हो जाती है, कहती है कि मैंने तुम्हें फाइनली पकड़ा, और वो वहाँ से फिर चली जाती है। और हम देखते हैं कि इधर उसकी माँ जब देखती है कि यहाँ पर उसकी बेटी नहीं है, वो परेशान होती है। फिर हम देखते हैं कंपनी में वो दिखा रही होती है कि ये देखो हमारे पास तो यहाँ पर रिपोर्ट भी है। माँ उसे डांटती है कि तुम उसे प्रोटेक्ट मत करो। देखते हैं कि यहाँ पर ये दोनों बातें कर रहे होते हैं उसके डैड को जेल में भेजने के लिए। वह बोलती है कि नहीं, तुम्हारे डैड ने मुझे पहले से डिस किया था। वह बोलती है कि क्या मेरे ब्रदर ने ऐसा किया था, और वह डायरेक्टर से कंफर्म करने वाले बोलती है कि नहीं, मेरे डैड ऐसा नहीं कर सकते। वो बोलती है कि मैं किसी गलत इंसान को प्रोटेक्ट तो नहीं कर रही हूँ, और ये बताओ क्या है। हम देखते हैं कि इसने उसकी छोटी पिक्चर्स ली हुए थे और बोलती है कि ये इनका तो अपना बच्चा भी है, और वो छोटी पिक्चर्स दिखाती है, और दोनों भी शॉक्ड होते हैं कि ये किसको अब हमारी बेटी बोल रही है। वो बोलती है कि ये दोनों साथ में ही नहीं रहते हैं, बल्कि इनकी दो बेटी भी है, ये मॉल भी गए थे। और वो देखकर परेशान होती हैं। ये बोलती हैं कि अच्छा मतलब कि ये सही है, तुम दोनों का अफेयर चल रहा है। वो बोलती है नहीं है, सही नहीं है। वो बोलती है तुम शेमलेस हो, तुम तुम्हारी एज में कितना डिफरेंस है, और फिर भी तुम्हारे बच्चा भी हो गया। वह बहुत ही एम्बेरस फील करती है। जैसे ही उसे डाँटने लगती हैं, वह उसे प्रोटेक्ट करता है और बोलता है हाँ, मैं उससे पसंद करता हूँ। और हम देखते हैं यह सुनकर ही उसे हार्ट अटैक आ जाता है, और चेयरमैन को सब लेकर हॉस्पिटल जाने लगते हैं। और वो बोलती है कि मेरी आंट को हार्ट अटैक आया है, ये तुम्हारी वजह से हुआ है। फिर वो बोलता है एम्बुलेंस को कॉल करो। दोनों ही देखते हैं कि हॉस्पिटल उन्हें लेकर जाते हैं, और हॉस्पिटल के बाद जैसे ही खड़े होते हैं, और ये हम देखते हैं कि सीईओ उसको चिल्ला रहा होता है कि तुम अब सेटिस्फाइड तो हो ना, अगर उन्हें कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और वह उसे बहुत ही डांट रहा होता है। वो बोलती है कि नहीं, मेरा ऐसा मतलब नहीं था। फिर हम देखते हैं कि उसकी सेक्रेटरी भागते हुए अंदर आ रही होती है हॉस्पिटल की, और हम देखते हैं लेकिन उसकी अपीयरेंस बहुत ही जल्दी चेंज हो रही होती है, और एलिवेटर में आती है बहुत जल्दी उसकी अपीयरेंस चेंज होती है। उसके हेयर भी वाइट हो जाते हैं, और वो बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो जाती है। उसके पैर भी काम नहीं कर रहे होते हैं ठीक से। और हम देखते हैं कि इधर डायरेक्टर जल्दी से उसकी रिकॉर्डिंग कर रही होती है, और बोलती है कि मैंने फाइनली तुम्हें पकड़ लिया, और उसकी वीडियो बना रही होती है। वो जल्दी से छुपने की कोशिश करती है, और सीईओ के पीछे पीछे उसके सामने जाने की हिम्मत नहीं कर पाती, क्योंकि बहुत ही एम्बेरस फील करती है, और धीरे धीरे करके आगे निकल जाती है। वह उसे पकड़ भी नहीं पाता, और हम देखते हैं कि वह नोटिस करता है लेकिन ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाता है, क्योंकि वह उसे पहचान ही नहीं पाता। और हम देखते हैं कि वहाँ पर भी डायरेक्टर शेन आ जाती है और बोलती है तुम इतने स्टूपिड हो, तुम्हें लगता है कि शेन चिनी तुम्हें पसंद करेगा इस हालत में देख के। और बोलती है कि नहीं, ऐसा कुछ भी मत बोलो। और हम देखते हैं कि फिर भी सीईओ को वहाँ पर बुला देती है। वह बहुत ही रो रही होती है कि नहीं, ऐसा मत करो, मत बुलाओ। और हम देखते हैं कि सीईओ वहाँ पर आ जाता है, और उसे ज़बरदस्ती अपनी तरफ मोड़ता है और देखने लग जाता है। देखो वह फिर भी अपना चेहरा छुपाने की कोशिश कर रही होती है। वो बोलती है स्ट्रगल मत करो, उन्होंने तुम्हें देख ही लिया है। ये देखो तुम्हारी, तुम ओल्ड वीमेन को प्रेम करते हो, ये देखो कैसे दिख रही है। वो फिर भी बोलता है कि हाँ, मैं जानता हूँ, और पहले से ही बता देता है कि मैं पहले से ही ये सब कुछ जानता हूँ कि वो उसकी अपनी एज को चेंज कर सकती है, और कभी भी उसकी एज चेंज हो सकती है। वो बोलती है कि नहीं, मैं तुम्हें रिपोर्ट करूँगी। वो बोलता है तुम्हें जो चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ, जो भी चाहिए। और वह अपनी लिखी हुई डायरी देने के लिए तैयार हो जाता है। वो बोलती है नहीं, तुम इसे मत दो, मेरे लिए अपना फ्यूचर खराब मत करो। वो बोलता है नहीं, मैं तुम्हें हर्ट नहीं होने दूंगा, और अपनी डायरी उसे दे देता है। वह जैसे ही उससे देखती है वो खुद भी शॉक हो जाती है। वो बोलती है अच्छा, मैंने जो एक्सीडेंट किया था उसका कुछ असर तो हुआ है, तुम्हारी मेमोरी शैटर्ड हो चुकी है, मतलब शॉर्ट टर्म मेमोरी, अब तो तुम सीईओ रह ही नहीं सकते। और बहुत ही खुश होती है, और वहाँ से खुश होते हुए जाने लग जाती है। हम देखते हैं कि वह सीईओ की पोजीशन पे बैठी होती है और शेयर होल्डर को लीड कर रही होती है। तभी वहाँ पर चेयरमैन आती हैं, और वो खुद भी देखकर शॉक्ड होती हैं कि ये सीईओ बनने के लिए इंतजार कर रही थी। वह सबको बताती है कि ये जो प्रेसिडेंट जो कि सैन ग्रुप को होल्ड कर रहे हैं, इनकी शॉर्ट टर्म मेमोरी है। एक दिन पहले ही क्या हुआ था इन्हें कुछ पता नहीं रहता है, और सब कुछ भूल जाता है। इनकी ब्रेन काम नहीं करती है, इसलिए आप ऐसे लोग, ऐसे के इंसान के हाथ में अपने सीईओ की पोजीशन देना चाहते हो। चेयरमैन बोलते हैं मैंने तुम्हें सच में मिसजज किया है, और तुम हमेशा से ही उसके बारे में सोच रही थी। तुम हमेशा से ही अच्छा बनने का प्रिटेंड कर रही थी, और अपनी कंपनी का इंतजार कर रही थी, हमेशा से सीईओ बनना चाहती थी। सभी शेयर होल्डर बोलते हैं हम अपने शेयर को विड्रॉ करेंगे। वो बोलती है नहीं, ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर सीईओ सही नहीं है तो हम सीईओ को चेंज कर सकते हैं, और मैं बहुत ही ज़्यादा सूटेबल कैंडिडेट हूँ। सब बोलने लगते हैं नहीं, तुम अगर सीईओ बनोगी तो इससे अच्छा है कि वही सीईओ रहें, तुमने आते ही $1 बिलियन का हमारा लॉस करवाया हुआ है। बोलती है नहीं, ऐसा नहीं है, मैं ऐसा नहीं करवाऊंगी, मैंने स्टार्टिंग में ही टेक ओवर किया है, मुझे कुछ भी पता नहीं है, इसलिए ऐसा हुआ है। मैम बोलती हैं कि नहीं, अभी भी शेन ग्रुप को शेन चीनी ही लीड करने वाला है। तब वो शॉक्ड हो जाती है और मीटिंग को ओवर करके वहाँ से चली जाती है, और वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होती है।
देखते हैं कि चेयरमैन और सीईओ मिलकर ये दोनों ही गए होते हैं हॉस्पिटल माँ युनशिन से मिलने के लिए, और वहाँ पर उसकी माँ से बहुत ज़्यादा बहस कर रही होती है और बोलती है कि तुम्हारी बेटी की वजह से मेरा बेटा मरते मरते बचा है। हम देखते हैं कि उसके जगने के बाद सीईओ उसका बहुत ही ध्यान रख रहा होता है। उसकी माँ को वो छूने जाती है और वह बोलती है डिस्गस्टिंग, तब वो बोलता है ठीक है चिंता मत करो, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। हम देखते हैं कि वहाँ पर डॉक्टर आ जाता है और सब पूछने लगते हैं कि ये कैसे ठीक होगी और या कि ठीक हो रही है। वो बोलता है कि हमने अपना जितना हो सकता था हमने किया, लेकिन ऐसे सिम्टम्स हमने भी ज़िंदगी में कभी नहीं देखे हैं। वो बोलता है कि क्या वो ठीक नहीं हो सकती है, क्या ऐसा हो सकता है कि कोई और ब्लड डोनेट कर ठीक हो जाए। वो बोलता है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन एक उपाय है, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, हमें कोई भी अपना पूरा ब्लड नहीं देने का। उसकी माँ बोलती है हम देने के लिए तैयार हैं। सीईओ भी बोलता है कि मैं भी अपना पूरा ब्लड देने के लिए तैयार हूँ। उसकी माँ उसे डांटती है लेकिन फिर भी वह नहीं मानता है। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि डॉक्टर बोलता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, ये एथिक्स के खिलाफ है, हम पूरे ब्लड को किसी के भी नहीं निकाल सकते और हमारे पास इतनी ज़्यादा पावर नहीं है कि हम ब्लड ट्रांसफ्यूज़न कर सकें, ये हम नहीं कर सकते हैं, ये मेडिकल को वायलेट करेगा। इसलिए वहाँ से वो चला जाता है और सब परेशान होकर रो रहे होते हैं। वो बोलते हैं मोम आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, मेरे लिए ऐसा करना वर्द नहीं है। और हम देखते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा रो रही होती हैं। तभी हम देखते हैं कि सीईओ बोलता है कि माँ युनसिन तुम मुझसे क्या शादी करोगी, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। उसकी माँ बहुत ही ज़्यादा चिल्ला रही होती है कि तुम एक प्रेसिडेंट हो, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, एक बूढ़ी औरत से शादी तुम कैसे करोगे। वो बोलता है कि मैं उसी से शादी करूँगा। बोलती है कि नहीं, मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी, तुम्हारे पास कोई भी मेमोरी नहीं है, तुमने जो भी बुक में लिखा है वो सिर्फ बुक में लिखा हुआ है, तुम्हारे पास कोई मेमोरी नहीं है और उसके अलावा तुम कुछ भी नहीं हो। अगर तुम्हारे पास वो डायरी ना हो तो तुम एक प्लेन कागज़ की तरह हो जो कि दूसरे दिन कुछ याद नहीं रखेगा। तभी वो गुस्से में वो डायरी फाड़ देता है और बोलता है कि मैं तुम्हें प्रूफ करके दिखाऊंगा कि मुझे तुम याद रहती हो। और फिर वहाँ से गुस्से में चला जाता है। वह फिर भी रो रही होती है, वो बोलती है मैं तुम्हें डिसीव कर रही हूँ, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती हूँ, और बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रही होती है। तो उसकी माँ बोलती है कि तुम किस बारे में बात कर रही हो। वो बोलती है कि मैं आपको डिसीव कर रही हूँ। वो बोलती है क्या स्वैपिंग बॉडीज़ के बारे में मैं पहले से ही जानती हूँ कि तुम किसी भी समय अपनी उम्र चेंज हो सकती है और तुम उसे कंट्रोल भी नहीं कर सकती हो। मैं तुम्हें पहले से जानती हूँ और तुम मेरी बेटी हो, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। और दोनों ही बहुत ही ज़्यादा रो रहे हो। फिर हम दूसरे दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर वो अपनी दुकान के सामने बैठी होती है और सीईओ सामने से गुजर जाता है और उसे वह पहचानता नहीं है। वह उसे देखकर बहुत ही ज़्यादा निराश हो जाती है। उसकी माँ तभी बाहर निकलती हैं और बोलती हैं कि डिनर का टाइम हो गया। तभी हम देखते हैं वो अपनी कार पीछे करता है और वापस फिर से वहीं पे सोचने लगता है और सोचता है, उसे सब कुछ याद आ जाता है कि यह मेरी सेक्रेटरी है माँ युनसिन, जिसे मैं बहुत ही ज़्यादा पसंद करता हूँ। और हम देखते हैं कि उसे सारी मेमोरी याद आ रही होती है, उसे सब कुछ याद आ जाता है और फिर वो वापस लौटता है और उसे बोलता है तुम्हें क्या लगा था, मैंने बोला ना कि मुझे सब कुछ याद है, तुम्हें क्या लगा था मैं भूल जाऊंगा। और वह ये देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। फिर दोनों एक दूसरे को हक करने लगते हैं। उसकी माँ ये देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और वह बोलता है कि मैं फाइनली तुम्हें ढूंढ पाया और अब बताओ हम दोनों शादी करने के लिए तैयार हैं। वो बोलती है कि तुम मुझे अभी भी याद कर रहे हो। बोलता है हाँ मैं तुम्हें हमेशा से प्यार करता हूँ। और फिर से वह घुटने पर आ जाता है और उसे बोलता है कि मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊँगा और मैं तुम्ही से शादी करूँगा। और हम देखते हैं कि वह फिर से इस बार जब बोलता है तो वह शादी करने के लिए भी तैयार हो जाती है। फिर हम दूसरे दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर उसने वेडिंग ड्रेस पहनी हुई होती है और फिर भी सोच रही होती है क्या मुझे शादी करना चाहिए मॉम। और उसकी माँ समझा रही होती है कि तुम चिंता मत करो। और हम देखते हैं कि सभी बाहर बातें बना रहे होते हैं कि इतनी बूढ़ी औरत कैसे किसी से शादी कर सकती है, इसके इसे सच में भी किसी यंग मैन की कमी है। और वह ग्रूम तो बहुत ही ज़्यादा यंग है। और हम कार देखते हैं कि वह जब कार से उतरता है वह खुद भी शर्मा रही होती है, बोलती है कि मॉम मुझे नहीं करनी है शादी। और वह फिर भी समझाता है कि तुम कोई भी क्या बोलता है उसे उसकी चिंता मत करो, मैं तुम्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद करता हूँ। उसकी माँ भी उसे समझाती है कि तुम हमेशा मेरी बेटी रहोगी। हम देखते हैं कि फिर शादी का सीन आता है जहाँ पर बैंक्वेट में सब लोग आए हुए होते हैं और हम देखते हैं कि वो वहाँ से वेडिंग गाउन पहनकर जब नीचे आती है बहुत ही ज़्यादा खुश लग रही होती है और बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही होती है। और वह जैसे ही नीचे आती है हर कोई देखकर शॉक्ड होता है कि एक बूढ़ी औरत कैसे शादी कर सकती है। पर उसकी माँ बहुत खुश होती है और वह नीचे आ जाती है। फिर हम देखते हैं कि सीईओ भी वहाँ पर आया होता है और दोनों ही सामने आते हैं, एक दूसरे को रिंग पहनाने के लिए जाते हैं। और हम देखते हैं तभी डायरेक्टर शेन आ जाते हैं जो कि अपना नाइफ लेकर आई होती है। उसे याद आता है कि उसके पिता ने बोला कि तुम एक अनवांटेड चाइल्ड हो, तुम्हारी वजह से तुम यूज़लेस हो, इसलिए हम आगे कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। बोलती है कि हर कोई मेरे ऊपर मुझे नीचा फ़ील करता है, मैं इतनी छोटी नहीं हूँ, इसलिए मैं तुमसे शुरुआत करूँगी, जब तुम मर जाओगे तो मैं सीईओ बनूँगी। और जैसे वो मारने जाती है तो मायूंशी उनके सामने आ जाती है और उससे नाइफ लग जाता है और डायरेक्टर शेन बहुत ज़्यादा खुश होती है। माँ बहुत ज़्यादा रोने लगती है और चेयरमैन भी बहुत ज़्यादा परेशान होती है क्योंकि उन्होंने भी नहीं सोचा था कि कोई भी लड़की उनके बेटे को बचाने के लिए अपनी जान देगी, इसलिए वो बहुत ज़्यादा ही सॉरी फील करती हैं। सीईओ बोलता है कि मैंने कार वाला मैटर पहले
पर्सी नहीं किया था, पर तुम मानोगी नहीं। इसलिए वह दिखाता है उसे एविडेंस से, बोलती है कि मैंने तो अभी तक में सारा एविडेंस डिस्ट्रॉय कर दिया था, फिर भी तुमने फ़ोटोज़ रखी हुई हैं। वो बोलता है कि इस बार तुमने डिस्ट्रॉय किया, लेकिन पिछली बार का क्या? उसकी माँ चिल्लाने लगती है कि क्या तुमने मेरे बेटे का एक्सीडेंट करवाया था? वो बोलती है हाँ मैंने करवाया था। वह बोलती है कि तुम्हें तो अभी तक जेल में होना चाहिए। वो बोलती है तुम मुझे जेल नहीं भेज सकती क्योंकि ये इनडायरेक्ट था, मैंने डायरेक्टली किसी को भी इन्वॉल्व नहीं किया था, इसलिए मैं जेल नहीं जा सकती। वो बोलता है लेकिन पिछली बार तो किया था, इसलिए वह जेल भी जाएगी। बोलते मैंने सारे एविडेंस को डिस्ट्रॉय किया था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम अभी भी ये सब कुछ पता लगा पाओगे। और हम देखते हैं कि यहाँ पर उसकी सांसें नहीं चल रही, तो उसकी माँ बोलती है कि मेरी बेटी की सांसें नहीं चल रही है, अब हम क्या करें। और हम देखते हैं कि उसकी माँ अभी भी माफ़ी मांगने लगती हैं, बोलती हैं कि मैंने किसी को गलत एक्यूज़ किया, उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ। की माँ भी माफ़ी मांग रही होती है कि तुम्हारे पिता को मुझे डाइवोर्स दे देना चाहिए था, इसलिए ऐसा नहीं होता। उसकी माँ बोलती है ठीक है अब उससे बरी कर दो। और वह बोलता है नहीं मैं अभी भी वेडिंग को कंटिन्यू करना चाहता हूँ। जैसे ही वो उसके हाथ को किस करता है, वह फिर से ही एक छोटी लड़की बन जाती है और वह अपने 20s में दिखने लगती है, और भी उसकी आंखें भी खुल जाती हैं। और हम देखते हैं कि वो दोनों आखिरी में एक साथ हो जाते हैं, और सभी भी दुआ कर रहे होते हैं कि ये देखो दो प्यार करने वाले एक साथ हो गए हैं। और हम देखते हैं कि इस ड्रामे की यहाँ पर एंडिंग हो जाती है, दोनों ही बहुत ज़्यादा खुश होते हैं।